होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और जब आप ये कह रहे हैं तो आप ये देखिए कि जंगपुरा मनीष सिसोदिया, आप ये समझिए सेकंड नंबर एक तरह से माना जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर की एक तरह से लीडर जो है वो माने जाते हैं। उनकी अगर हम बात करते हैं, जंगपुरा से जो लड़ रहे थे, पटपड़गंज से उन्हें जंगपुरा भेजा गया क्योंकि पटपड़गंज से उन्हें लग गया था कि वहां पर उन्हें बहुत उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए उनकी सीट चेंज की गई। और अब वो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 240 वोट से वो पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवा, जो कि पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम फरहाद सूरी की बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस को यहां पर 6099 वोट यहां पर मिले हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है समीर जी कि बहुत सारी ऐसी सीटें जहां खासतौर पर हम ये देखें जो उनके बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरों को जितना डिफरेंस उनको मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस वहां पर वोट्स हासिल करती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर मिलके लड़े होते तो ये जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है ये उलट हो सकती थी, ये साफ तौर पर लग रहा है। लेकिन हर पार्टी को अधिकार है अपने तरीके से लड़ने का, और अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाती है या फिर कुछ विश्लेषक अगर ये इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा के तौर पर कांग्रेस नजर आ रही है, तो उनको फिर आम आदमी पार्टी को गोवा और हरियाणा के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि आप दिल्ली में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपने सरकार बनाई, वो भी आपने कांग्रेस के गढ़ से आपने हथियाया, और कांग्रेस के गढ़ थे दोनों जगहें, दिल्ली और पंजाब। और इसके बाद आप गोवा और हरियाणा में जाकर भी लड़े जहां आपका कुछ नहीं था, आप एक तरह से वोट कटवा थे। अगर आप वहां पर गठबंधन का धर्म आपने कम से कम हरियाणा में अगर आपने नहीं निभाया, तो फिर आप कांग्रेस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उसके इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिशें जारी रखी अगर शुरू में हम देखें तो कि यहाँ पर गठबंधन हो और इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं लगा अच्छा गठबंधन दूसरी जगहों पर वो करने को तैयार रहती थी। हालांकि कई जगहों पर ऐसा हुआ भी कि आम आदमी पार्टी को सीटें दी गई जहाँ उसकी उतनी प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगता था कि यहाँ उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा और वो तो सरकार वैसे भी बना लेगी। क्योंकि लगातार दो बार इतने प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता ने यहाँ की सरकार सौंपी थी आम आदमी पार्टी को, उसको लग रहा था कि इस बार भी उसको मिलेगी और ये उसी की जीत होगी। उनको ये लगा कि अगर कांग्रेस को हमारी वजह से या गठबंधन की वजह से कुछ सीटें आ जाएंगी तो फिर कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी, यही सारी चीज़ें सोची होंगी। तो लेकिन ये नहीं सोचा उन्होंने कि इसका ये भी नतीजा हो सकता है कि हम सरकार से बाहर हो जाए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर ही रही थी आम आदमी पार्टी। बहुत सारे आरोप लग रहे थे, भ्रष्टाचार के इन आरोपों में घिरी ही थी। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोपों में विपक्ष के बहुत से नेता घिरे हुए हैं और आपके खिलाफ अभी कोई सबूत या कोई आपको सज़ा नहीं हुई है या दोषी नहीं ठहराए गए हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब लोग मतदाता ये तुलना करने लगते हैं कि किस तरह से आप ये राजनीति में आए, आंदोलन से निकलकर आपने किस राजनीति में शुचिता की बात की, राजनीति में आपने वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन सारी चीज़ों में आप दूसरी पार्टियों से आगे निकलने लगे हैं जिनकी आप आलोचना करते थे, बुराई करते थे। अच्छा, राजनीति में भी आपने जिनकी बुराई की उनके साथ आप गठबंधन में खड़े रहे, उनके साथ आप रैलियां करते रहे। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि आपने जो कहा था वो चीज़ें राजनीति में आने के बाद, सफलता मिलने के बाद आप कहीं से उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब 10 साल के 11 साल की सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। और एक डर उसको हमेशा ये रहा, बीजेपी से हारने का डर जितना था उससे ज़्यादा डर उसको इस बात का रहा कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मजबूत हो गई तो आम आदमी पार्टी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये डर उसको था और ये सच्चाई भी है, लेकिन ये डर अब उसके लिए और बढ़ गया है, क्योंकि जब सत्ता में आप एक बार बाहर हो जाएंगे तो फिर यहाँ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका एक पैन इंडिया एक बेस है,
वो दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगी। उसका कारण भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ केंद्र में चाहे उसकी सरकार हो या नेतृत्व के तौर पर भी देखें तो जिस तरह से राहुल गांधी विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं और अपने विरोध के उनके अपने जो तर्क हैं, जो विरोध के मुद्दे हैं और उन मुद्दों के लिए जो तर्क हैं उस पर वो जितनी दृढ़ता के साथ मुखालफत करते दिखाई पड़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों में उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। उन पैमानों पर भी वो जो पैरामीटर्स हैं उन पे भी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे हैं। तो यानी एक जो बीजेपी विरोध की राजनीति है उसमें भी आप फिट नहीं बैठे। कभी आप बीजेपी की बातें करने लगेंगे, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए मुफ्त बस भेजने लगेंगे, आप दंगों के समय में आप किसी के साथ नहीं खड़े होंगे उस मतदाता वर्ग के साथ जिसने आपको वोट दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने ये दिखाया कि एक अवसरवादी राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वोट लेने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसको उन लोगों के लिए डिलीवर नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों मुफ्त बांटने की और बाकी कुछ चीज़ों जो उन्होंने जिनकी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिसके लिए रेवड़ियां शब्द इस्तेमाल करते हैं, यद्यपि इनसे ज़्यादा वो बांटते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये दिखाया आम आदमी पार्टी ने कि इन्हीं चीज़ों पर उसका ज़्यादा भरोसा है और उसको इन चीज़ों पर वोट मिल जाएगा। लेकिन रेवड़ियां बांटने में भी जब कंपटीशन होने लगता है तो फिर लोग ये देखते हैं कि नगदी रेवड़ी कहाँ मिल रही है और इस तरह की रेवड़ी कहाँ मिल रही है। वही हुआ भी देख रहे हैं हम लोग। जो अब ये हम नहीं कहते हैं कि जो आरोप है आम आदमी पार्टी के, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर देखा है नई दिल्ली में किस तरह से कैश बांटे गए हैं। और सबसे पहले अब डीबी लाइव के रिपोर्टर ने उन लोगों से बात की थी उस समय जब वहाँ पर प्रवेश वर्मा के यहाँ पहली बार बट रहे थे, नकदी बट रही थी, और कई महिलाओं ने कहा कि उनको दिए जा रहे हैं रुपए। तो ये आरोप ही नहीं है, ये सच्चाई भी हमने देखी है। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों का असर हुआ है चुनाव पे। ऐसा नहीं है कि एकाएक आम आदमी पार्टी से विरोध, कांग्रेस का वोट खींच लेना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अचानक प्रेम उमड़ जाना, ऐसा ही नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि आम आदमी पार्टी से लोगों को निराशा बहुत बेतहाशा हुई है। जी बिल्कुल। और अब आप देखें कि तमाम चेहरे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब के सब अभी ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि पीछे चल रहे हैं। आतिशी की अगर हम बात करते हैं तो आप एक ऐसे चेहरे रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से मुस्लिम सांसद को क्या क्या नहीं कहा, एक तरह से उनकी छवि ही गालीबाज नेता के तौर पर उनकी बनी हुई है। और फिर उसके बाद महिलाओं को लेकर, यानी आतिशी को लेकर उन्होंने किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, और आतिशी नहीं प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। और कालका जी की अगर हम बात करते हैं तो कालका जी जैसी सीट से अगर रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं तो ये सवाल तो दिल्ली वालों से भी पूछा जाना चाहिए कि वो क्या चुन रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। क्या उन्होंने ये डिसाइड ही कर लिया है कि इस बार एक तरफा बीजेपी को ही जिताना है और इसीलिए वो कैंडिडेट कौन है ये उनके लिए मायने नहीं रख रहा, या फिर जो विचारों की एक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आतिशी एक ऐसा चेहरा जरूर मानी जाती हैं जो पढ़ी लिखी महिला रही हैं, उन्होंने बाहर से पढ़ाई की है, ये सब कुछ उनके फेवर में जाता रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें रहीं, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम बदला, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें उनके फेवर में भी नहीं गई। एंटी इनकम्बेंसी तो जाहिर सी बात है वो थी ही, और इसीलिए फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 2882 मतों से वो पीछे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी 2882 मतों से आगे चल रहे हैं। अलका लांबा की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर हैं और मात्र 2571 वोट ही उनको मिल पाए हैं। ये भी कहना जरूरी होगा कि अलका लांबा वो चंद चेहरे दिल्ली के, जिनको ये कहा जा रहा था कि बड़े चेहरों को उतारा है कांग्रेस पार्टी ने मैदान में, अगर वो बड़े चेहरे 2500 वोट पर सिमट रहे हैं, बहुत अगर हुआ तो इसका डबल हो जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी को भी अभी कितनी और मेहनत
जमीन पर करने की जरूरत है, उनको अपनी जमीन को और कितना मजबूत दिल्ली में करने की जरूरत है। वो पार्टी जिसने 15 साल तक राज किया, जो एक तरह से गढ़ कांग्रेस का रहा, जहां शीला दीक्षित जैसा चेहरा मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद जो सेकंड लीग की अपनी लीडरशिप थी उसको उठाने में, उसको बनाने में कांग्रेस नाकामयाब रही, यह साफ तौर पर दिखता है। लेकिन इस बार कांग्रेस लड़ती हुई नजर आई, कांग्रेस मजबूती से लड़ती हुई नजर आई, लेकिन जो मजबूती आखिरी हफ्ते में, आखिरी 10 दिनों में, 15 दिनों में नजर आई, अगर यही कुछ महीनों पहले भी शुरू हो गई होती तो जो ये 0-0 नजर आ रहा है, यानी सिफर पर अभी भी सिमटी हुई है कांग्रेस, यह हो सकता था आंकड़ा 5-10 तक भी पहुंच सकता था, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटर जो है वो अभी भी कांग्रेस की तरफ देख रहा है। वो जो विचारधारा की एक जो लड़ाई है जो राहुल गांधी ने शुरू की है, जिस पर वो पूरी तरीके से अडिग हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और लगातार अलग अलग मंचों से पार्लियामेंट के अंदर बाहर अपने तमाम चुनावी अभियान, अपनी सभाओं में, तमाम जगहों पर उस विचारधारा की लड़ाई को मजबूती से रखते हुए नजर आते हैं और बार बार ये कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वोटर्स या जनता उनकी तरफ नहीं जा रही है, जनता उनसे जुड़ रही है, जनता उनको समझ रही है, उनकी छवि बदली है, लेकिन वो कितनी वोटों में तब्दील हो पाती है, हार और जीत किस तरह से उनके पाले में जाती है, इससे बहुत कुछ तय होता है। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी प्लस, क्योंकि एक सीट उन्होंने एलजेपी और एक सीट उन्होंने जेडीयू को दी है बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी प्लस 46 पर, और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ी थी 24 सीटों पर। आम आदमी पार्टी के लिए अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी से शत्रुघ्न सिन्हा, इन सब ने भी कैंपेन किया। जंगपुरा की सीट पर अगर हम बात करें तो इकरा हसन कैंपेन करने के लिए आई थी, क्योंकि वहां पर निजामुद्दीन का पूरा जो बस्ती का जो पूरा एरिया है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और इसीलिए मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाया जाए, इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी का सहारा लिया गया। मनीष सिसोदिया के लिए इकरा हसन जो है वो कैंपेन करने के लिए वहां पर आई। लेकिन निजामुद्दीन की बात करें, जंगपुरा सीट की बात करें तो मुसलमान बेहद नाराज थे, क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरह से जमात को लेकर जो रवैया रहा आम आदमी पार्टी का, और जिस तरह से आतिशी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान दिए गए, उसमें खासी नाराजगी मुसलमानों की देखी गई। दिल्ली दंगों, सीए एनआरसी के दौरान जो आम आदमी पार्टी का रवैया रहा, उसको लेकर मुसलमान खासे नाराज थे। तो जहां जहां उनको ये लगता है कि कोई और दूसरी पार्टी मजबूत है, वो उस तरफ जाते हुए नजर आए, क्योंकि दलित और अगर मुस्लिम मतदाता दोनों अगर मिला दिए जाएं दिल्ली में, तो लगभग 30% के आसपास उनका वोट है। तो वो किस तरफ गए, ये हालांकि अभी थोड़ी जब नतीजे सामने आ जाएंगे और एक डिटेल एनालिसिस हम करेंगे, उसमें ये पता चलेगा। लेकिन ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये मतदाता छिटके हैं आम आदमी पार्टी से। मिडिल क्लास जो उन्होंने एक अपनी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ आया था, वो भी उनसे दूर गया है, ये साफ तौर पर दिखता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की, अतुल सिन्हा जी, जो एक मिली भगत नजर आती है, वो यहां पर भी आप इस तरह से इसे देखिए कि जो आम आदमी पार्टी लगातार इल्जाम लगाती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, वो उन वोटर्स को भी लेकर आए कि देखिए ये वोटर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके नाम काट दिए गए हैं लिस्ट से। उसके बाद ये उन्होंने बाकायदा तौर पर सबूत पेश किए थे। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि चाहे सेशन हो बजट का और उसमें बजट का पेश करना हो, या जिस तरह के अनाउंसमेंट वहां पर मिडिल क्लास को लेकर किए गए, नरेंद्र मोदी का संगम में डुबकी लगाना हो और उसी वक्त संगम का होना हो, और इन सब को देखते हुए तारीखों का ऐलान करना दिल्ली का, यानी कि सब कुछ एक तरह से एक स्टेज तैयार करके दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। और एंटी इनकम्बेंसी थी आम आदमी पार्टी को लेकर, एक नाराजगी थी आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन इतनी नहीं थी कि 48 और 22 हो जाए। जी, ये जो आप कह रही हैं स्टेज तैयार करके देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, और चुनाव आयोग के लिए ये हमेशा से, जब भी इस देश में चुनाव कोई भी चुनाव की तारीख तय की जाती है या ऐलान किया जाता है उसका, तो उसके पीछे पूरी की पूरी रणनीति होती है। ये इस चुनाव आयोग को देखते हुए तो आप साफ तौर से कह ही सकती हैं। तो दिल्ली में भी यही हुआ, और
ये कोई नई बात भी नहीं है कि भाई सबको पता था कि महाकुंभ कब होने वाला है, सबको पता था कि बजट कब आने वाला है, और इस समय जो 5 तारीख को चुनाव की घोषणा की गई, तो जाहिर सी बात है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है जिससे मोदी जो हैं मध्य वर्ग को और ख़ास तौर से उन तबकों को अपने पक्ष में खड़ा कर लेंगे जो कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ रहता है। मध्य वर्ग तो काफ़ी पिछले 5-6 सालों से, बल्कि मोदी को लेकर के जो उसके दिमाग में एक इमेज शुरू में थी वो काफ़ी हद तक बदली थी, लेकिन इस बजट में जिस तरह से ये जो उन्होंने तोहफा दिया टैक्स का 12 लाख वाली टैक्स का, उससे एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग का जो तबका था उसका वोट कहीं ना कहीं उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये सारी पूरी की पूरी प्लानिंग करने में बीजेपी के लोग आज से नहीं, उनकी पूरी की पूरी रणनीति ये रही है लंबे समय से। लेकिन दिल्ली के वोटर का जो मिजाज है ना, वो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली में ऐसे लोग आते हैं क्योंकि मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग या ऐसे अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की आइडियोलॉजी की तरफ तो नहीं, लेकिन बीजेपी के कामकाज के तरीकों को लेकर के उनको लगता है कि ये जो मोदी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में काम आ सकता है। इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों में ख़ास तौर से दिल्ली का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जो तमाम वादे और दावे अरविंद केजरीवाल करते रहे वो हमेशा एक ऐसी स्थिति में जैसे वो असहाय हों, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जनता को ऐसा कोई असहाय मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ये जनता ने इस बार दिखाया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, कांग्रेस अभी भी सिर्फ राहुल गांधी के भरोसे या प्रियंका गांधी के भरोसे, लोगों के दिमाग में ये बात साफ है कि सिर्फ ये 2 या 3 नेता जो हैं वो कांग्रेस को उबार नहीं सकते, ख़ास तौर से दिल्ली में। लेकिन जब तक कांग्रेस जो सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं तैयार करेगी या नीचे के लेवल पे काम नहीं करेगी, तब तक उसका जो सर्वाइवल है उस तरह से पहले की तरह थोड़ा मुश्किल है। ये आम लोग ये बात समझ चुके हैं और राहुल गांधी तक इस चीज़ को जानते हैं कि वो जो उनकी लड़ाई है वो काफ़ी लंबी लड़ाई है। वो बार बार अपने भाषणों में ये बात कहते हैं कि तत्काल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बना करके वो चल रहे हैं। अब वो कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, उनके लिए ये दिल्ली का चुनाव कोई ख़ास मुद्दा नहीं था, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहते हैं लगातार तमाम स्टेट में। लेकिन पिछले 15 सालों में जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को एकदम से नीचे महसूस करती रही और जिस तरह से पार्टी में बिखराव होता रहा, उससे राहुल गांधी और जो ख़ास तौर से गांधी परिवार या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इस पार्टी के रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और इस समय जो कि बीजेपी की आप जो दिल्ली में हो या फिर देश के तमाम राज्यों में हो, जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, और जहाँ तक संवैधानिक संस्थाओं का सवाल है, वो आज से नहीं, जब से मोदी सरकार आई है पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के तहत उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश, उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश होती रही है। लेकिन दिल्ली के चुनाव की जहाँ तक बात आती है उसमें हम उन संस्थाओं को तो उतना दोष नहीं देंगे, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई जो सामने आई उसका ही असर ये दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से बीजेपी खुश है कि चलिए भाई, देश में जो उसका जो मुख्य मकसद था कि दिल्ली पे कब्जा करना है वो अब उसको साफ नजर आ रहा है। जी, असल में उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और बढ़ती हुई जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 24 से वो 22 पर चली गई है, 48 पर है बीजेपी प्लस। तो ये साफ तौर पर आप देख लीजिए, और कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया है। हालांकि उसका 4 साढ़े 4 से कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है ये देखना होगा, लेकिन बहुत कुछ वो
कमाल कर पाएगी, ऐसा नहीं लग रहा है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपकी पहली टिप्पणी, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या ऐसा ही आपको लगा था? इस बार तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं उन चैनल्स के जिनके अब तक गलत साबित हो रहे थे। देखिए बुशरा जी, चुनाव नतीजों को हम लोग अब दो तरीके से आकलन करते हैं। एक कि जनता क्या कह रही है और दूसरा क्या होने वाला है। तो जो होने वाला है इसके बारे में अंदेशा शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अंदेशा सबको था कि महाराष्ट्र मॉडल रिपीट होगा, हरियाणा जैसी बातें रिपीट होगी। महाराष्ट्र में तो जितने वोटर, एडल्ट वोटर हैं, उससे ज्यादा वोट पड़ गए। ये है मतलब जितने वोटर हैं उससे ज्यादा वोट पड़े हैं महाराष्ट्र में, ये हुआ। और इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें लोकसभा, जितने वोट्स लोकसभा में मिले थे उतने विधानसभा में भी मिले, लेकिन फिर भी अतिरिक्त वोट जो पड़े, और वो अतिरिक्त वोट जो नए किस्म से जोड़े गए थे और सबके सब बीजेपी को पड़े। वही मॉडल जो है दिल्ली में भी दिखता है। दिल्ली में कांग्रेस इस स्थिति में नहीं दिखी है कि वो हरा सके कुछ सीटों को छोड़कर, जैसे अरविंद केजरीवाल की सीट है जहां संदीप दीक्षित का वोट उस डिफरेंस से कुछ समय तक ज्यादा था। तो लेकिन ओवरऑल कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इतनी सीट दिला दे। तो आम आदमी पार्टी को और बीजेपी के बीच वोट परसेंट का फासला 3.5 पौने 4% का है। तो ये 3.5 पौने 4% बाइपोलर वोट इलेक्शन में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट दिखा नहीं। अब बाइपोलर होते हमने चुनाव को देखा नहीं। क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिए? क्या दलितों ने बीजेपी को वोट कर दिए? क्या झुग्गी झोपड़ी वालों ने दलितों बीजेपी को वोट कर दिए? ऐसा हुआ क्या कि इस तरीके से चुनाव बदल गया? 32, 35, 38% पर रहने वाली पार्टी ने अचानक 7-8% और वोट कहां से जोड़े हैं? तो ये जो मिडिल क्लास थ्योरी है, ये थ्योरी भी भरमाने वाली थ्योरी है। कुछ चीजें बनाई जाती हैं इनिशियली, जैसे आपको एक पैटर्न दिखता है कि जो एग्जिट पोल होंगे वो उसकी एक दिशा होगी। आप कुछ ऐसे मध्य वर्ग को तोहफा जैसी चीजें होंगी और एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा कि बीजेपी के लिए ये हो गया, बीजेपी के लिए वो हो गया। और उसके बाद में आप जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट में आप देखेंगे एक समय, कुछ समय तक ऐसे बना के रखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को लगेगा कि हम रिकवर कर सकते हैं, उसकी पार्टी बोलेगी कि हाँ हम करने वाले हैं। यानी चुनाव पे संदेह वो नहीं जताएंगे और अचानक वो आंकड़े बिल्कुल बदल जाएंगे। और तब बताना मुश्किल होगा कि अभी तक तो हम कह रहे थे कि टक्कर में थे और अभी अचानक कैसे कह रहे हैं कि हमारा वोट चोरी हो गया। तो ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से चुनाव को हड़पा जा रहा है। ये अब चुनाव का कोई मतलब रह नहीं गया है। दिल्ली इसका पूरा आंकड़ा तो बाद में आएगा, लेकिन मैं अभी कहता हूँ विश्लेषण होंगे और विश्लेषण उसी दिशा में होंगे। डिलीशन के वोट्स कितने थे, एडिशन के वोट्स कितने थे, किस जगह कितने मार्जिन से जीते और कितने वोट जोड़े गए, और वो जोड़े गए उनका नाम पता क्या है, वो सच्चे वोटर थे कि नहीं, जो हटाए गए वो किसी खास पार्टी के वोटर थे कि नहीं। इन सब का जब मूल्यांकन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जनता ने तो अपना वोट दिया जैसे देना था, लेकिन ऊपर से जो काम हुआ उसी ने चुनाव बदल दिया। और ये ऊपर से जो काम हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, महाराष्ट्र का दिखा है, दिल्ली का भी दिखेगा। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर दिख रहा है। ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी, जितनी एक्टिव आम आदमी पार्टी नजर आई चुनाव से पहले, चाहे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका ये बताना हो कि देखिए ये वोटर हैं, इनका नाम हटा दिया गया है, बाकायदा तौर पर उनको सामने लाया गया और इनके ये वही उसी पते पर रह रहे हैं, सब कुछ वही है, लेकिन इनका नाम हटा दिया गया है। और ये भी कहा गया कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही थी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, उसका हमने एक तरह से पर्दाफाश कर दिया है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में चप्पे चप्पे पर, एक तरह से कह सकते हैं हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बूथ पर भी वो मजबूत नजर आते हैं, बूथ पर भी वो इसी तरह से लड़ते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह चुनाव लड़ती है। तब भी आप ये कहेंगे कि
एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो एक तरह का एक मॉडल जो तैयार किया गया है हरियाणा और महाराष्ट्र का, वही दिल्ली में कामयाब हुआ है? देखिए, इसमें कोई असहमति नहीं है कि सरकार 3 बार से सत्ता में है तो वो उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उस एंटी को इस तरीके से पूरे तंत्र ने अपनी तरफ मोड़ा है, उसको देखना होगा। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के एंटी के खिलाफ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, केजरीवाल को भ्रष्ट तमाम चीजें की। वो राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी भी दोनों को तंत्र के खिलाफ एकजुट लड़ाई नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी आज आम आदमी को साथ दे के जो तंत्र के तरीके से लूटा गया है उसके लिए दोनों साझा संघर्ष करें। कांग्रेस बोले कि हम राजनीतिक रूप से तो लड़ाई लड़ते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लेकिन लोकतंत्र को हम लूटने कैसे देंगे? अभी इस लड़ाई का वक्त है। अगर ये सही है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है तो कहां से बूथ वाइज जाएगी लड़ने के लिए? लेकिन कांग्रेस ने जो पूरी स्ट्रैटेजी ली तो वो हम देखते हैं इस रूप में कि हम कुछ सीटों पर ही लड़ेंगे। 70 सीटों पर मेहनत करती कहां कांग्रेस दिखी? तो लोकल लीडरशिप जहां तक लड़ सकते थे लड़े। सेंट्रल लीडरशिप ने तो प्रॉपर 2, 4, 5 बड़ी रैलियां राहुल, मल्लिकार्जुन, प्रियंका की रोड शो जोड़ लीजिए, इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। इसका मतलब है कि 70 सीट पर आप लड़ के विकल्प बनने के लिए आप पेश नहीं हुए। हालांकि हल्ला मचा, ऐसा लगा कि विकल्प बनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लेकिन फाइनली ये लगा कि विकल्प बनने की कोशिश नहीं की। कुछ सिलेक्टेड सीटों पर उसने अपने आप का परफॉर्मेंस सुधारना चाहा। जनता ने इस एटीट्यूड को पसंद नहीं किया। आज देश बाइपोलर पॉलिटिक्स की ओर है। यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स में आम आदमी का खंबा बनाए रखा, लेकिन उस खंबे को तंत्र के जरिए बीजेपी ने छोटा कर दिखाया और अपने आप को मजबूत कर दिखाया। ये साफ साफ दिखता है। जी बिल्कुल। और वोटिंग परसेंटेज की भी हम बात कर लें तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा स्लाइटली कुछ पॉइंट्स में बढ़ता हुआ यहाँ पर आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। अभी की फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो 46.93% पर अभी भारतीय जनता पार्टी है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो 43.23% आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 10% के नुकसान पर अभी यहाँ पर है आम आदमी पार्टी। ये देखा जा सकता है 10% से थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं, लगभग 9% के आसपास उसको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अगर बात हम करते हैं 38 से 46 की हम बात करें, 38% था भारतीय जनता पार्टी का। जब कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही, आम आदमी पार्टी की भी रही, तब भी हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क। अभी ये देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, और इसी की बात हम लगातार कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। ये लग रहा था पहले से ही खुद आम आदमी पार्टी को भी, ये मैं आपको बता रही हूं, जो ऑफ कैमरा बात होती है आम आदमी पार्टी के लोगों से जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, तब उनको ये लग रहा था ये सीटें फंसी हुई हैं, ये उनको साफ तौर पर लग रहा था। और लगातार जिस तरह से हर रोज सुबह उठकर अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई नई घोषणा करते हुए नजर आते थे, उनको लग रहा था हर वर्ग को बस वो टच कर लें, कोई उनसे छूट ना जाए। वो उनकी उस डेस्परेशन को दिखा रहा था कि इस बार का चुनाव उनके लिए करो या मरो का है, क्योंकि अगर दिल्ली से सिमटी आम आदमी पार्टी तो पंजाब में भी उसका हश्र बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। और अब आप ये देखिए कि दो सबसे बड़े चेहरे जो शराब नीति घोटाले में जेल में रहे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो। मनीष सिसोदिया तो लंबे वक्त तक जेल में रहे और लग रहा था कि सिंपैथी वोट शायद उनको मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, उन दोनों को भी ये शायद गलतफहमी थी कि एक सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। लेकिन उनको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया जब वो जेल से निकल कर आए कि हवा उनके खिलाफ चल रही है, और इसीलिए अरविंद
अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो चाहे शराब नीति घोटाला मामला हो, जिस तरह की सियासत पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता हासिल की, जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया, या जो उन्होंने जंतर मंतर से जो एक बड़ा आंदोलन उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जो एंटी करप्शन का उन्होंने किया, अब वही इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर लगे। यानी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए जो कहते हैं ना कि सर्कल पूरा घूमता है, वो घूम कर अभी उन्हीं के ऊपर ही आकर टिक गया है। अगर दो सबसे बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएं, तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए नाराजगी जमीन पर कितनी थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मैं इस्तीफा अपने पद से दे रहा हूं और जनता की अदालत में जा रहा हूं। अब जनता फैसला करेगी। जनता ने ना सिर्फ दिल्ली से उनका एक तरह से पत्ता साफ किया, बल्कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि जैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनसे शुरू होकर कहानी उन पर खत्म हो जाती है, वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए भी केजरीवाल से शुरू होकर कहानी केजरीवाल पर खत्म हो जाती है। अगर केजरीवाल चुनाव हार गए तो आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। इससे पहले समीर जी और अतुल जी आपके पास आऊं, एक और कमेंट आपसे प्रेम जी, कि अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए तो इस क्या समझा जाए, ये जो 22 का नंबर नजर आ रहा है और अगर यही रहता है, मान लीजिए अगर इसमें 25 भी हो जाता है, तो पार्टी टूटने की कगार पर क्या आ सकती है? इसके बहुत आसार लग रहे हैं। देखिए, ये बुशरा जी, क्यों हम लोग चर्चा करते हैं कि पार्टी टूट जाएगी, नहीं हुआ है उसके होने पर बात करते हैं। ऐसे क्या कारण है, क्यों हम बात करते हैं कि पार्टी टूट जाएगी? क्योंकि आम आदमी देखिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस का तो कुछ है नहीं यहाँ पर अभी, और बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, जी उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि अब एक कमजोर आम आदमी पार्टी को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा क्या? जी, प्रश्न ये होगा। आम आदमी पार्टी अब टूट जाएगी तो इसका मतलब एक अलग हो जाता है। हम एक बात कहना चाह रहे थे बीच में हस्तक्षेप, वो ये कि देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को 11% ज्यादा वोट मिले, फिर भी वहां पर सीटों में कन्वर्जन नहीं हुआ कांग्रेस के लिए। और दिल्ली में बीजेपी को 8% ज्यादा वोट मिल रहे हैं, तो पूरी क्रांति हो गई है। आप देखिए, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, ये बात कई सीटों को निकाल करके कही गई। अब दिल्ली में भी ये बात कही, लेकिन मूल बात ये जो जादू हो रहा है, 11% वोट ला करके भी कांग्रेस हरियाणा में सीट नहीं बढ़ा पाती, बीजेपी को नहीं हरा पाती। जहां मुख्यमंत्री के चेहरे नायब सिंह सैनी के हारने की सब आशंका थे, वो बड़े आराम से जीत जाते हैं। और यहाँ पर दिल्ली में वो बात सही होती है। हम लोग भी जानते थे कि हरियाणा में केजरीवाल हारेंगे, लेकिन हारेंगे उसके कई कारण थे। एक एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा संशय, और तीसरा वो वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन, जो पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल को जीतने देना नहीं है इस बार। तो वो तंत्र से हारे हैं अरविंद केजरीवाल, मंत्र से हारे हैं अरविंद केजरीवाल। जनता अगर हराती तो बहुत वेलकम बात होती। जनता की एंटी इनकम्बेंसी थी, हम मान रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हार तंत्र और मंत्र से हुई है। ये बात अब हम लोगों का कर्तव्य है कि इसको साबित करें और कैसे करें। जी बिल्कुल, लेकिन ये आपने इसमें बहुत मार्के की आपने बात कही है कि 11% कांग्रेस पार्टी ज़्यादा परसेंटेज लेकर आती है वोटिंग की, और वहाँ पर वो हार जाती है। और यहाँ पर लगभग 8% का आप यहाँ मार्जिन देख रहे हैं, और यहाँ पर एक तरफा चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उसको समझने की ज़रूरत है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद ज़रूरी था, ऐसे वक्त में जब उनके ऊपर घोटालों को लेकर किस तरह के इल्जाम लगे। नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट किया, अब क्या वाकई में वो काम कर पाया? क्योंकि देखिए, जब हारते हैं तो लगता है कि तमाम नैरेटिव उनके फेल हो गए, और जो जीतता है उसको कहा जाता है कि जैसे तमाम नैरेटिव उनके सेट हो गए। उसके बीच की जो कहानी होती है वो कहीं ना कहीं गायब होती हुई नजर आती है, और उस बीच की कहानी को, बिटवीन द लाइंस जो कहते हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है। समीर आत्मत जी,
बिल्कुल बुशरा जी, नैरेटिव्स की जो आप बात कर रही हैं, तो नैरेटिव्स में मुझे जो लगता है, मैंने महसूस किया इस चुनाव में, और इस चुनाव में ही नहीं, पिछले 2-3 चुनाव में, जिसमें लोकसभा चुनाव भी शामिल है, नैरेटिव इस पिछले कुछ चुनाव से विपक्ष ही तय कर रहा है। आप अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को ही हम देखें तो अरविंद केजरीवाल ही नैरेटिव सेट कर रहे थे और उसी में घूम रही थी भारतीय जनता पार्टी भी। प्रधानमंत्री के भी बयान आ रहे थे, उनको आपदा पार्टी कह रहे हैं। तो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी पिछड़ ही रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। सबसे बड़ा जो चीज़, और वो ग्राउंड पे दिख भी रहा था, ऐसा नहीं है कि अचानक से ये परिणाम आए हैं, और ये चीज़ें दिख रही थी कि पिछले 2 चुनाव की तरह ही आम आदमी पार्टी के लिए उतनी आसान जीत हासिल नहीं होने वाली। अगर वो जीतती भी, ये तो नहीं है कि जो वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं सीटों में, भले उसका कन्वर्जन, उसमें अंतर एक बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये टफ फाइट थी। और इसमें सारा कुछ दारोमदार ये भी था कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होती तो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन पिछले 2 चुनाव की तुलना में तो मजबूती ही है। पर ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों की नाराज़गी वो ज़रूर दिखाई पड़ रही है। उसको आप एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, या फिर उसको आप जो ढुलमुल विचारधारा वाली राजनीति कह लीजिए, या फिर जो जिन चीज़ों को, जिन पैरामीटर्स पर आपने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उन चीज़ों पर आप टिके नहीं दिखाई पड़े। वो भ्रष्टाचार के आरोप साबित बहुत से लोगों पे नहीं हुए, और आरोप तो आपने जिनके खिलाफ लगाए थे उन पर आज तक आपने उस पर कुछ नहीं किया, उन पर भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन फिर आपने उनको भ्रष्ट बताना शुरू कर दिया। तो ये नाराज़गी जो जनता की थी वो कहीं ज़्यादा इनको भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। आपने देखा नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जब कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती दिखाई पड़ने लगी तो उनका प्रहार भारतीय जनता पार्टी की ओर कम हो गया, वो कांग्रेस पार्टी पर आ गए। और भ्रष्ट लोगों की एक सूची, तो ये जो सर्टिफिकेट आप दे रहे थे, आप कब तक देंगे सर्टिफिकेट? 10-11 साल से आप यहाँ पर सरकार में हैं, इतने संगीन भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग रहे हैं। आप कह रहे थे लाल बत्ती नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, एक कमरे में छोटे से घर में रहेंगे, आप शीश महल बनाया, कुछ भी बनाया गया, 2-2, 3-3 मकान, इतने बड़े मकान में आप रह रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन उसके पहले के भी मुख्यमंत्री रहते थे। इतना आलीशान मकान या बंगला नहीं किसी का था। बिल्कुल, शीला दीक्षित मिसाल है उसकी। जी हाँ, मिसाल है उसकी। उनका तो निजी घर भी आप जा करके देख लीजिए। तो खैर, ये सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं, जब आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप तीसरे नंबर पर राहुल गांधी को रख दे रहे हैं, 5वें, 6ठे, 7वें जिस पे भी रखे हो आप संदीप दीक्षित को रख दे रहे हैं, और उसी के बाद ही राहुल गांधी ज्यादा हमलावर हुए। तो ये जनता ने ये देखा कि आप कर क्या रहे हैं, और आपकी राजनीति अब लोगों को समझ में आ गई है। और खुद के ऊपर इतने भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप लगे हैं, शराब नीति को लेकर, उसके अलावा भी कई आरोप लगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे आरोप हवा में लग गए हैं। लोगों ने ये भी देखा है ना कि सरकार में आने के बाद अपने कितनी साफ सुथरी सरकार दी है। आप चुनाव, जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, हम लोगों ने सबने उसको भी देखा है कि बैनर 2-2 कार्यकर्ता पकड़ रहे थे। उसके बाद आपने किस तरीके से विज्ञापन बांटे हैं, अपनी प्रचार किया है, वो भी लोगों ने देखा है। तो ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं है। और जनता की नाराज़गी इन सारी चीज़ों को, जो ढुलमुल रवैया राजनीति में दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी ने, कि केजरीवाल इसलिए कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो दोनों एक सिनोनिम है। एक चीज़ ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पार्टी में आपने आंदोलन से निकली पार्टी थी, और आंदोलन से जुड़े जितने और लोग थे, धीरे धीरे करके सारे लोग किनारे कर दिए गए। केवल वही लोग पार्टी में बने रहे जो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, क्योंकि आप तो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से आपने कहा था कि हम आंदोलन से आए हैं, पार्टी रहेगी और ये रहेगी। उसके बाद राज्यसभा में किस तरह से आपने किन लोगों को भेजा, सबको पता है। जिनकी राजनीति में अपनी कोई हैसियत नहीं है, अचानक आप उनको राज्यसभा भेज दे रहे हैं, तो क्यों भेज दे रहे हैं? आपकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया। और उन्हीं स्वाति मालीवाल ने क्या किया फिर आपके साथ? क्या किया? स्वाति मालीवाल से पहले भी राज्यसभा में कुछ लोगों को इन्होंने भेजा, जिसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे कि इन्होंने पैसे लेकर भेजे हैं। अब वो आरोप ही है, क्योंकि आरोपों की शुरुआत आप ही ने की थी जी, तो कभी सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं। अच्छा, फिर एक बात और है, लोगों ने आप जिनके ऊपर इतने आरोप लगाकर आप सरकार में आए, उसके बाद आप शांत हुए, फिर आरोप लगाना बंद किया,
वो पार्टी जब फिर चुनाव लड़ने लगी तो आप फिर वही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस चुनाव में सबसे बड़ा अगर आम आदमी से जुड़ा मुद्दा था तो वो यही मुद्दा था कि 15 साल का कांग्रेस पार्टी का शासनकाल कैसा रहा। लोग आपके शासन से और उसकी तुलना कर रहे थे, जो कि बीजेपी उसके पहले थी, उसको बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं है। तो और इस वक्त एक बीच में आपको रोक रही हूं क्योंकि कह सकते हैं कि एक थोड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई है। उनकी मुख्यमंत्री जो हैं यानी कि आतिशी, वो जीत गई हैं। वो कालका जी से आतिशी ने जीत दर्ज कर ली है और रमेश बिधूड़ी यहां से चुनाव हार गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं अभी भी रमेश बिधूड़ी का चेहरा डालकर कि दिल्ली वालों आपका अगला मुख्यमंत्री, लेकिन अब चूंकि वो चुनाव हार गए हैं तो अब जाहिर सी बात है ये संभावना उनके लिए यही खत्म हो जाती है। और अब कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये तो अब पर्ची से डिसाइड होता है, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो क्रांतिकारी बनकर लड़ रहे हैं उनको, उनमें से किसी को बनाएगी बीजेपी, ऐसा हाल फिलहाल में हमने होता हुआ नहीं देखा है। या जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए उनको बनाया जाए, वो भी हमने होते हुए नहीं देखा है। तो कौन होगा ये तो खैर अभी दीगर बात है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दो सबसे बड़े चेहरे, और उसके बाद उसी लीग में अगर हम बात करें तो आतिशी भी आती हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड किया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो उन्होंने भरोसा जताया आतिशी पर, और आतिशी कालका जी से अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं। आतिशी जीत गई हैं, बहुत थिन मार्जिन से ही सही, लेकिन आतिशी यहां पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही हैं। और गालीबाज नेता का जो टैग जिनके साथ चस्पा है रमेश बिधूड़ी, वो चुनाव हार गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो हम आपको यहां पर आंकड़े दिखा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हैं सीधे। और यहां पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त हासिल की है, 23 पर आम आदमी पार्टी और 47 पर बीजेपी। ये मैं आपको कह रही हूं कि अभी भी 2 घंटे का वक्त है, ये आंकड़े ऊपर नीचे जाते रहेंगे, क्योंकि और लेकिन बहुत इसमें इतना बदलाव हो जाए कि आम आदमी पार्टी सरकार बना ले और बीजेपी नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन कितना मार्जिन रहता है और कितने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहती है, अब बस ये देखना रह गया है। 26 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी अपना इस खत्म करने में कामयाब रही है और लगातार अब उसके हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र उसने जीता। अब उस पर बड़े इल्जाम लगते हैं। कल भी राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ, जहां उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रूफ्स दिए, उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका सीधा कहने का मतलब था कि लफबाजी नहीं कर रहे हैं, जुमले नहीं गढ़ रहे हैं, कोई रेट्रिक नहीं कर रहे हैं वो यहां पर, बल्कि वो एक तरह से आप तथ्य दे रहे हैं। और उन्होंने कई सीटों के हवाले से बताया कि कैसे वहां पर बोगस वोटर्स की एंट्री हुई। ये भी उन्होंने सवाल पूछे कि जितने 5 साल में वोटर्स नहीं बढ़े उतने 5 महीने में कैसे बढ़ गए, और 5 महीने में इतने वोटर्स बढ़ गए जितने हिमाचल प्रदेश की जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है, उनकी आबादी है। ये सवाल अभी भी वहीं के वहीं रहेंगे और दिल्ली में भी इन सब से इनकार नहीं किया जा सकता है। हरियाणा की अगर हम बात करें, वहां तो ऐसा लग रहा था कि सीधे तौर पर कि कांग्रेस यहां पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में सरकार बनाने जा रही है, और वहां पर आप ये देखिए वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें तो 11% ज्यादा है वहां पर कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस वहां सरकार नहीं बना पाई, महाराष्ट्र में नहीं बना पाई, और महाविकास अघाड़ी, और दिल्ली में 8% के हेरफेर से यहां पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। तो ये कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराजगी थी, लोगों में जो गंदगी और जो सड़क टूटी हुई, ये सब जो अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलता था, वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था। 2-3 चीजें जो एक तरह के ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने खेलने की कोशिश की कि जहां जुग्गी वहां घर, ये नरेंद्र मोदी ने आकर दिल्ली में कहा था, और इसका असर झुग्गी झोपड़ी में क्या देखने के लिए मिला, ये बड़ा सवाल। जो महिला वोटर्स जिस पर बड़ा दाव
सारी पार्टियों ने ही खेला, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्ट्रॉन्ग वोटर महिलाएं मानी जाती हैं। और लास्ट में अरविंद केजरीवाल ने स्पेशल अपील महिलाओं से की थी कि उनको महिलाएं जो हैं अगर वो चाहेंगी तो वो जीतेंगे और वो नहीं चाहेंगी तो वो हार जाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो क्या उन महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं दिया, या फिर जो हम ये वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं इसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है? क्योंकि अगर इसी थ्योरी को हम समझें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये कहा गया कि लाडली बहना लाडकी बहना जो योजना है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली, क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाओं ने आकर वोट किया। अगर ऐसा है तो यही बात दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जानी चाहिए थी, क्योंकि महिलाएं फ्री में सफर कर रही थीं। उसके अलावा उनको 2100 रुपए देने का वादा किया गया था। कांग्रेस और बीजेपी ने 2500 का वादा किया। यहां तक की स्थिति आ गई कि जिनको रेवड़ियां और फ्री बीस कहकर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी खासतौर पर यह कहा करते थे, या फिर जो उनके सपोर्टर्स या उनको भक्त मंडली आप कह लें, वो जिससे अरविंद केजरीवाल को घेरते थे, उसी को लेकर यह कहा गया कि जन कल्याण योजनाएं हो गई थी, वो फ्री बीस से जन कल्याण योजनाएं, ये इस पर आ गई थी भारतीय जनता पार्टी। और यह कहा कि जो चल रही हैं जन कल्याण योजनाएं वो जस की तस बनी रहेंगी, उनको खत्म नहीं किया जाएगा। तो जो एक वोट बैंक था अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि विचारधारा उनकी कोई नहीं है, विचारधारा को लेकर कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि यहां तक कि उनकी जहां पर बैठकर वो अक्सर मीडिया को मुखातिब करते थे अपने ऑफिस से, वहां पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर तक भी हटा दी गई थी और कोई विचारधारा उनकी नहीं। ये जब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी बात की, कभी आप इंटरव्यूज करिए तो उनका साफ तौर पर कहना कि हमारी विचारधारा लोगों के लिए काम करना है। अब ये तो कोई विचारधारा नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी नहीं काम कर रही, चाहे किसी भी तरह से कर रही सही, या कांग्रेस ने नहीं किया। तो विचारधारा तो हर पार्टी की होती है और ये विचारधारा की ही लड़ाई है। तो ये साफ तौर पर क्या उस विचारधारा की लड़ाई में आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से पिछड़ गई, और जिस एंटी करप्शन को लेकर जो सत्ता पर वो हासिल हुई थी वही इल्जाम उसके ऊपर लगे और उसकी वजह से उसने सत्ता गंवा दी। ये सर्कल पूरा क्या हो गया है, ये भी बड़े सवाल हैं। और इस बीच जयशंकर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। जयशंकर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आपकी पहली टिप्पणी, क्या आपको ये लग रहा था ऐसा होगा, या अभी भी आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या इंतजार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कमोबेश अब यही रहने वाला है? नहीं, कमोबेश रुझान तो यही रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है कि जो 47 है तो हो सकता है कि उसमें 2-4 सीटें कम या 2-4 सीटें ज्यादा हो सकती हैं। देखिए आरफा, जब हमारे ही चैनल पे हम लोग बात कर रहे थे एग्जिट पोल के हिसाब से, उस समय मैंने यही कहा कि आइदर साइड हो जाएगा। ये जो हम लोग दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में 46 सीटों का, वो हो सकता है कि दूसरी तरफ जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा नहीं था। देखिए सीधी सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जैसा आप जो कह रही थी, वो बात मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि आप विचार शून्य राजनीति नहीं चल सकती है देश में। आपकी कोई ना कोई एक विचारधारा तो होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, समाजवादी है, पूंजीवादी है, आरएसएस की सांप्रदायिक और फासिस्ट है, लेकिन है वो ना, एक विचारधारा है और उसको लेकर के वो चल रहे हैं। लेकिन आप जो है सिर्फ डिलीवरी सिस्टम से हो जाएगा। अरे भाई, डिलीवरी सिस्टम तो सभी लोग करते हैं, चाहे अच्छे करें बुरे करें, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये पूरी दिल्ली में ये बता नहीं सके कि हमने ये काम किया है, हमने महिलाओं को बस में फ्री दे दिया, हमने 200 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, हमने पानी फ्री दे दिया। और बीजेपी ने बगल के राज्यों में क्या किया? भाई, यूपी में बिजली का रेट क्या है, हरियाणा में बिजली का रेट क्या है, पानी का रेट क्या है, बसों में महिलाओं के लिए भाड़ा क्या है, ये आप नहीं पूछ सके, ये आप नहीं बता सकते। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आधी लड़ाई आरफा उस दिन हार गए थे जिस दिन उन्होंने आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना करके कहा कि ये टेम्पररी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। मतलब आप एक महिला के आत्मसम्मान पे आप ठेस लगा रहे थे कि एक तो आप उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये तो स्टाफ गैप अरेंजमेंट है। इसका भी मैसेज बहुत खराब गया है दिल्ली की महिलाओं में, और कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ा है। दूसरी बात यह है, आप ये नहीं बताए, हम लोग बार बार कहते थे कि भाई, आप कहते हैं कि साहब दिल्ली पुलिस उनके पास है, डीडीए उनके पास है, एलजी हमारी फाइलों को रोकते हैं। हमने कहा कि क्यों नहीं आप एक श्वेत पत्र जारी करके बता रहे हैं भाई
कि आपने ये प्रपोजल भेजा, उस पर केंद्र सरकार ने उस पर कैसे लेके बैठ गई, फाइलों को दाब करके बैठ गई। तो ये चीजें जो इसको हाईलाइट करने चाहिए थे वो नहीं किया। उनको लगा कि हम जेल से निकल के आ रहे हैं और उसका मुझे बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ही एक माहौल बनेगा हमारे पक्ष में। भाई आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल से बाहर आ रहे थे, जमानत पर जेल का छूट के आ रहे थे। हम लोग भी आए थे, कभी इमरजेंसी में जेल से निकल के आए थे तो हम लोग राजनीतिक पीड़ित होकर के आए थे। आप राजनीतिक पीड़ित नहीं थे, आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे और उससे जमानत मिली तो बाहर आए थे। ये बात आप भूल गए। तो जो काम आपको अपनी उपलब्धियों को दिखाना चाहिए था, जितना केंद्र पे हमलावर होना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात आरफा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जयशंकर जी, बुशरा आप शायद चेहरा मिलता है जी। माफ करना नहीं, एकदम बुशरा माफ करना। मैं बार बार आरफा बोल रहा हूँ, आरफा हमारी आपकी बहन है और चेहरा एकदम मिलता रहा, सारी हाँ बुशरा। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौट रही है। पहले उसकी भी आधी डेढ़ सरकार थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके पास, डीडीए उनके पास, एलजी उनके पास था, केंद्र सरकार उनके पास थी, एनडीएमसी उनके पास अभी भी है, पहले भी थी। तो इसके बावजूद अब वो उनके पास कुछ बताने को नहीं था। अब जरूर है कि अब आपकी 2.5 सरकार बन गई, डबल इंजन नहीं बल्कि 2.5 इंजन की सरकार बन गई, पहले से ही थी। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपको बताना होगा कि हम दिल्ली के अंदर जमुना को कितना साफ कितनी जल्दी कर लेंगे। अब जिस शीश महल का हम मुद्दा बना रहे थे उसमें हमारा कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो उसमें रहने नहीं जाएगा, शीश महल में नहीं जाएगा, वो रहेगा एक छोटे से फ्लैट में रहेगा जिससे मुख्यमंत्री रहते हैं। ये बीजेपी को साबित करना होगा। ये बीजेपी को बताना होगा कि भाई दिल्ली में हम बसों में महिलाओं को फ्री में देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी हम फ्री देंगे, सारे काम मतलब दिल्ली का जो आप गालियां देते थे केजरीवाल को वो प्रूव करना होगा। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए एक बार फिर से आत्मचिंतन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को तय करना होगा कि उसको विपक्ष की साझा राजनीति करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर मैं बार बार कहता हूं कि 2 तरह की ग्रंथि चलती है। एक ग्रंथि ये होती है कि रीजनल पार्टीज के रहते हम विकसित नहीं हो सकते हैं, पहले इनको हरा देंगे, रीजनल पार्टी खत्म होगी, तब जाकर के बीजेपी से हमारी आमने सामने की लड़ाई होगी जिसमें हम उनको परास्त कर सकेंगे। और लगातार उनकी ये रणनीति फेल करती जा रही है। यूपी में लड़े हुए विधानसभा का चुनाव सिर्फ 2 सीटों पे सिमट करके रह गए। दिल्ली में 0/0 पिछले 2 चुनाव में थे, इस बार भी 0/0 हो गए। कहना बड़ा आसान होता है कि हम अकेले दम पे लड़के जीत जाएंगे। आपके पास ना तो पीसीसी है दिल्ली में, ना आपके पास डीसीसी है दिल्ली में, ना कहीं आपके कार्यकर्ता हैं। आप मोहब्बत की दुकान लेकर के घूमते रहिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता कहीं नहीं है। सभाओं में भीड़ हो जाएगी, लोग प्रतिक्रिया भी दे देंगे, लेकिन बूथ मैनेज कौन करेगा? आपकी पार्टी में एआईसीसी में जितने भी बीजेपी के स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, मैं उस पर नाम लेकर कह सकता हूं कि अजय माकन जैसे लोग, ये लोग जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों पे है। जब तक इनको धकेल करके बाहर नहीं करेंगे आप, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप बताइए, आप पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं, सांसद रहे हैं, सांसद हो राज्यसभा में आ गए, और पार्टी आपकी 0/0 3 चुनाव से 0/0 चल रही है। आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ये थी कि कैसे आम आदमी पार्टी हारे, भाजपा हारे, इसकी स्ट्रेटजी नहीं थी। केजरीवाल की गलतियां हो सकती हैं, हरियाणा में उनको सारी सीटों पे नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उनसे बात किया क्या? गुजरात में जब अलग से लड़ रहे थे उनसे आपने बात किया क्या? समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 सीटें मांगी थी, कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखलेश क्या होते हैं। हरियाणा में 2-3 सीटें मांगी थी समाजवादी पार्टी ने, उसी भाषा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा यहाँ क्या है, समाजवादी का क्या है यहाँ पे। ये जो अहंकार आपका है वो आपको लगातार डुबो रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया अलायंस से आप बाहर हो जाएं और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो मिल करके तीसरा मोर्चा बना लें और कहें कि आप अकेले लड़िए। आप अकेले दम पे दिल्ली लड़ लिए, बाकी राज्यों में भी आप बिहार भी आप ही लड़ी है। लेकिन जयशंकर जी, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली में अकेले लड़ने की, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ख्वाहिश थी कि वो लड़े। हालांकि राज्य की इकाई इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट अपना कर रही थी, लेकिन केजरीवाल ने शुरू में ही मना कर दिया था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। तो केजरीवाल भी तो अकेले लड़ना चाहते थे, हरियाणा में जाकर वो लड़े, गोवा में जाकर वो लड़े। तो ऐसे में सिर्फ अगर कांग्रेस को ही हम एक तरह से इस तरह से पेश करें तो ये भी थोड़ी ज्यादती होगी उनके साथ। नहीं, दूसरा इंडिया अलायंस को कांग्रेस लीड कर रही है,
अरविंद केजरीवाल लीड नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेतृत्व की भूमिका होनी चाहिए थी कि वो आपस में बैठ करके बात करते कि भाई देखो, जो उदाहरण है जो दिखाई दे रहा है, अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं रहेगी, हमको एक फेस दिखना चाहिए, इंडिया अलायंस को एकजुट होना चाहिए। क्या वजह है कि भाई तृणमूल कांग्रेस भी आपके साथ नहीं आई, अखिलेश नहीं आए, शिवसेना के लोग नहीं आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं तो ये हो रहा है ना, आपको सोचना पड़ेगा अपनी रणनीति पे। हाँ, मान लीजिए अगर आपको अकेले लड़ना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पिछले 5 साल में अजय माकन जी के नेतृत्व में या जो भी नेतृत्व इनका रहा है, 5 साल में कांग्रेस कहाँ दिखी है? किस मुद्दे पे आंदोलन, चाहे केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ करो या बीजेपी के खिलाफ करो, कौन सा आंदोलन दिखाई दिया है? कहाँ दिखाई दिया? कहीं कोई न संगठन है, न कोई सदस्यता है, न कहीं कोई चुनाव है। तो ऐसा नहीं हो सकता आप सिर्फ बोल करके लड़ेंगे और उस भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे जो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। जब हार जाती है, जब उसकी सीटें 240 पे सिमट जाती हैं, तो अपने हार के कारणों से वो सबक लेती है और आप अहंकार में डूब जाते हैं। आपका जो अतीत का अहंकार कि हम तो सत्ता में रहने के लिए बने हैं, आजादी की लड़ाई में हम सबसे बड़ी हमारी भूमिका रही है और उसके बाद सरकार मिली, हम लगातार सरकार चलाते गए हैं 77 तक, तो उसके लिए ही हम बने हैं। टेम्पररी फेजेज हैं, तो ये अहंकार नहीं चल सकता है। आप इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को हाँक नहीं सकते हैं, साथ लेकर चल सकते हैं। तो उसमें आपको नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी, लोगों से मिलजुल करके बात, जैसे इसी में कहते हैं आप हरियाणा के बारे में या मध्य प्रदेश के बारे में समाजवादी पार्टी से कि भाई हम लोग चाहते हैं कि ये सीधी लड़ाई हो, आप साथ दीजिए हमारा, बाकी आपको कहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव या केजरीवाल बहुत ज्यादा जीत पे आते, और जीत पे आते तो उनको एक्सपोज करते आप। तो वो ना करके वहां तो सीधा सीधा था, मान के बैठे थे हुड्डा साहब के बस हमको 60 सीटें मिल नहीं जा रही हैं, किसी सुनने को तैयार नहीं थे। और आज भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बन पाई है। आप सोचिए, चिंता की बात है कि नहीं है? वहां महासचिव हैं कि नहीं है, जिले के अध्यक्ष हैं कि नहीं है, मतलब पूरा पार्टी आपने हुड्डा जी को रखती है। उसी तरह से यहाँ दिल्ली का हाल है, मतलब तमाम राज्यों में आप सोचिए। मैं बार बार मैं कहता हूं कि राहुल गांधी बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनकी पार्टी करते क्या है? संगठन में क्या होता है? आप दलित का चेहरा दिखाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का प्रभारी कौन है? बिहार में आपकी पार्टी का अध्यक्ष किस जाति का है? बिहार में आपके प्रभारी कौन है? तो आप कहते कुछ और, भीम का नारा देने से, अम्बेडकर का नारा देने से और दलितों की बात करने से और दलितों को किनारे रखने से, सीडब्ल्यूसी में बताइए कितने दलित हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने आदिवासी हैं? जो परसेंटेज आप बताते हैं कि हमको 33% या 50% देना है, तो उसमें कहाँ है? तो आपको कहीं ना कहीं आपको अंदर में झांकना भी पड़ेगा। आप जो बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं राहुल गांधी, लेकिन जो बोलते हैं उसका सीधा उलट उनकी पार्टी में होता है। तो दोनों बातें नहीं चल सकती है ना बुसरा। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जब तक आप अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे और ज़मीन पर संगठन जमकर नहीं लड़ेगा, तब तक आपको नतीजे आपके फेवर में नहीं नजर आएंगे। यहाँ तो आम आदमी पार्टी का संगठन भी मजबूत, चप्पे चप्पे पर उनके कार्यकर्ता वो दिल्ली में बेहद मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत मजबूती से अरविंद केजरीवाल चुनाव भी लड़े, उन्होंने हर नैरेटिव की काट वो लेकर आए और लगातार वो खुद नैरेटिव बनाते हुए नजर आए। हर रोज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक दिन में कई कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर रोज सुबह उठकर वो नए ऐलान करते हुए नजर आए। उन्होंने अलग अलग वर्ग को अपने तरीके से हैंडल और टैकल करने की कोशिश की ताकि कोई छूट ना जाए, कोई कमी बेशी ना रह जाए। लेकिन जो उनके खिलाफ एक हवा थी, उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं बीजेपी जो एक नैरेटिव उनके खिलाफ सेट कर रही थी उसमें वो कामयाब हुई। क्योंकि अगर ये कह दें कि 23 सीटें जो आम आदमी पार्टी की हैं वो 47 प्लस बीजेपी की हैं और आम आदमी पार्टी इसलिए हार गई क्योंकि कांग्रेस यहां मजबूती से चुनाव लड़ी, तो ये तो बिल्कुल बेमानी होगा, क्योंकि ऐसा तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2-4 सीट की बात हम कर सकते हैं कि अगर मिलकर लड़े होते तो शायद कुछ और होता, लेकिन यहां पर आप ये देखें कि जिस तरह से बीजेपी फिलहाल की जो स्थिति लग रही है, दिख रही है, उसमें जो 47 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है, उससे आप ये समझिए कि अगर आम आदमी पार्टी, अतुल जी, और अगर कांग्रेस मिलकर भी लड़ते तब भी यह आंकड़ा इधर का उधर नहीं होता। नहीं, आंकड़ा तो देखिए इधर का उधर बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन देखिए इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि अरविंद केजरीवाल भी अगर मोदी और उसकी केजरीवाल की बात करते हैं तो अहंकार के मामले में अरविंद केजरीवाल का अहंकार कम नहीं है, क्योंकि वो भी लगातार जो भी बातें कहते रहे
वो सबके सामने है। अगर हम झारखंड का उदाहरण लें, वहाँ जिस तरह से कल्पना सोरेन ने आकर के कमान संभाली उनके जेल जाने के बाद, तो उसका कितना असर पड़ा, ये वहाँ वोटिंग जो पैटर्न है और जो रिज़ल्ट है वो नज़र आया। यहाँ आप देखिए, सुनीता केजरीवाल की बात करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, उस दौरान उसके बाद कुछ समय के लिए सुनीता केजरीवाल नज़र आईं, उनको बहुत सारी सिंपैथी भी मिली और उसका असर उस दौरान लोकसभा चुनाव के आसपास नज़र भी आया। उसके बाद से सुनीता केजरीवाल गायब हो गई। कहाँ गई कोई अता पता नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल खुद न लड़के सुनीता केजरीवाल को लड़वा देते तो शायद उसका दूसरा असर होता, दूसरा फ़ायदा होता। तो एक तो वो महिलाओं की बातें करते हैं और अपने जो साथ में जो उनके मुश्किल वक्त में जिस महिला ने उनका साथ दिया उसको फोर फ्रंट पे लाने से वो बचते हैं। अब इसके पीछे अंदरूनी क्या वजह है ये पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर एनालिसिस होती है, बहुत सारी चीज़ें उनके हार के कारण गिनाए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। रही बात संगठनात्मक बातें हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में जयशंकर जी ने जो कहा कि उसको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से है। और लेकिन दिल्ली चुनाव के संदर्भ में अगर हम यहाँ सीधा सीधा मामला आम आदमी पार्टी के कामकाज और उसके तौर तरीके, उसकी बेबसी जो हर बार कहते हैं, जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई नई बातें कहते थे, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं था क्योंकि केजरीवाल ने अपनी इमेज बहुत ख़राब कर ली थी, मनीष सिसोदिया ने ख़राब कर ली थी। और बेशक इसके पीछे जो भी शराब नीति रही हो उनकी, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और ये साफ साफ नज़र आया। अब बार बार हम सिर्फ ये दोष देते रहें कि चुनाव आयोग की वजह से ऐसा हो गया, वोटर्स नकली ले आए गए या फिर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें ज़मीनी हकीकत को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर गलती कहाँ हुई और क्यों हुई। रही बात अभी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बनाने की बात भी आप कह रही थी कि रमेश बिदूड़ी हार गए, लेकिन परवेश वर्मा जीत गए जी। हाँ, तो अभी एक उम्मीद उधर है ही, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है बीजेपी में जिस तरह की परंपरा हो सकता है बांसुरी स्वराज को बना दें दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे भारतीय राजनीति की जो स्थिति है और ख़ासतौर से दिल्ली के जो नतीजे हैं उसमें निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो कि फ़िलहाल जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है उसको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी को तो सोचने की ज़रूरत है ही कि उसका भविष्य क्या होगा आने वाले वक्त में। अब अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे, क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है उसमें बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। इस समय निश्चित रूप से पाला बीजेपी के पाले में गेंद है और बहुत मजबूती के साथ है, ये तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और हम सुनवाना चाहेंगे अवध ओझा परपरगंज से, आम आदमी पार्टी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं जरा उनको। आपको परपरगंज आपको सीट में जीत नहीं मिला सर, क्या वजह? ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। एक महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इस पर बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का, अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर परपरगंज से लड़ूंगा। तो कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत हार है ये, यानी कि पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं वो ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको कम वक्त मिला लोगों से सीधे संवाद करने का और अगला चुनाव फिर से वहीं से लड़ेंगे। हालांकि पहले वो बीजेपी से भी चाहते थे, टिकट उनको नहीं मिला, फिर शायद आम आदमी पार्टी में उनकी दाल गल गई और उसके बाद उनको वहां से टिकट मिल गया। लेकिन शुरू से ही अवध ओझा को लेकर ये बातें कही जाती रही, बहुत मजबूत वो शुरू से नजर नहीं आ रहे थे। और रवि नेगी जो कि बीजेपी के वहां से कैंडिडेट हैं, जो आपने
ये देखा कि किस तरह का कि कम्युनल छवि उनकी लगातार रही। ये हमने देखा अलग अलग मौकों पर वो दुकानें वहां पर मुसलमानों की वहां पर बंद करवाने की बात हो या फिर रेहड़ी पटरी पर नाम लगाने की बात हो, झंडा लगाने की बात हो, ये सब कुछ वहां पर वो करते हुए नजर आए। और एक तस्वीर उनकी बड़ी वायरल हुई जब पहले उन्होंने पैर छुए नरेंद्र मोदी के और फिर उसके बाद 3 बार नरेंद्र मोदी उनके पैर छूते हुए नजर आए, जिसमें वो थोड़े अकड़ कर खड़े हुए नजर आ रहे थे और एक तरह की मैसेजिंग वो शायद अपने मतदाताओं को देते हुए नजर आए कि देखिए मेरे पैर तो नरेंद्र मोदी भी छू रहे हैं। तो इस तरह की एक उनकी वीडियो लगातार तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पर भी वायरल हुई और मीडिया में भी सबने देखा। वहां पर शुरू से ही लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही थी। अभी ताजा मैं अपडेट अभी लूंगी कि यहां पर दूसरे नंबर पर कौन यहां पर चल रहा है, तो उसके बाद ही इस पर कमेंट में कर पाऊंगी। लेकिन यह जरूर है कि 2 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। आतिशी अपनी सीट बचाने में बहुत थिन मार्जिन से कामयाब रही हैं। यह आत्मचिंतन की घड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए कि आखिर 62 से 23-24 पर सिमट जाना, अब तो 22 में कहूंगी क्योंकि अब फिर से ये बदला है और 48 पर बीजेपी हो गई है और 22 पर आम आदमी पार्टी हो गई है। 40 सीटों का उसको नुकसान यहां पर फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। 40 का 35 हो सकता है, 38 हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद ने वो सीटें अपनी गंवा रहे। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो उतना बड़ा दोनों में गैप नहीं है, लेकिन चूंकि छोटा ये राज्य है 5% का स्विंग वोटर इधर से उधर होना और कहानी पूरी बदल जाती है। क्योंकि अगर 7 की 7 सीटें पार्लियामेंट की अगर कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तब तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे चुनाव, उसके बाद भी 7 की 7 सीटें दिल्ली में काबिज हो गई थी भारतीय जनता पार्टी उस पर। और इस सवाल यही उठता रहा कि आखिर कैसे ये मुमकिन होता है। और एक थ्योरी ये भी दी जाती रही समीर जी कि ये एक तरह का ये फॉर्मूला सेट हो गया है। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप पार्लियामेंट में आप वो कर लीजिए और विधानसभा हम रख लेंगे, इस तरह की कोई साठगांठ। लेकिन देखिए उसकी तो यहाँ पर पोल खुल रही है कि हर चीज साठगांठ नहीं होती है, लेकिन जनता भी है जो अपना मन बनाती है और डिसाइड करती है। 11 साल से वो सत्ता पर काबिज थे, जनता ने मन बनाया, कांग्रेस कहीं से फाइट में थी नहीं और अगर कोई थी तो भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने पूरी की पूरी कमान उनको सौंप दी। देखिए ये साठगांठ राजनीति में समीकरण तो बैठाए बिठाए जाते ही हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लंबा नहीं खिंच सकती। आप कई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, एक चुनाव हो उसमें ऐसा हो जाए लेकिन आप लगातार उसको जीतते रहें, वो नहीं। सबसे बड़ी बात यही है जो इस चुनाव में चुनाव के दौरान भी दिखाई पड़ रही थी, उससे पहले भी दिखाई पड़ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये कहा कि ये पिछले 2 चुनाव की तरह नहीं था इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव। लड़ाई इसमें दिख रही थी और यहाँ तक कि ट्रायंगुलर दिखाई पड़ रही थी, जो अब नतीजों के बाद उस तरह से नहीं दिख रही है। ऐसा उसको पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं, है, लेकिन वैसी नहीं थी। तो आमने सामने की ही लड़ाई हुई इसमें और ये इसकी संभावना दिख रही थी। दूसरे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, एक तो 10 साल की आपके यहाँ कामकाज, एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है, उसके बाद आप हर चीज़ के लिए जो दोषी ठहरा रहे हैं और सर्टिफिकेट देने वाली जो आपकी आदत थी शुरू में, आप जब राजनीति में नहीं आए थे तभी से आप सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो आप अभी तक जारी रखे हुए हैं। बड़ा सा पोस्टर छापते हैं ईमानदार के रूप में, देश में अकेला एक आदमी अरविंद केजरीवाल, नीचे सारे भ्रष्ट मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी से लेकर संदीप दीक्षित तक। तो ये सब चीज़ें लोग इन सारी चीज़ों ने एक एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है, ये व्यक्तिगत तौर पर नाराज़गी जताई लोगों ने और वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। और बाकी आपकी अपनी छवि, पार्टी की छवि, पार्टी में जिस तरह से आंदोलन से आए लोगों को निकाला गया और पार्टी पर अपनी होल्ड, अकेले अपनी होल्ड बनाएगी। दूसरी बात, अभी जिस तरह से जो अतुल जी कह रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि महिला वोटर्स को लेकर कि जब आप जेल में थे तो 2 चीज़ें उससे निकल रही हैं। एक तरफ तो आपने पत्नी को फ्रंट पे लाया, पहली बार वो दिखाई पड़ी और रैलियों, सभाओं में, रैलियों में। उसके बाद तो ये लगा कि शायद ये विरासत संभालने वाली हैं, उन्हीं को सौंप दिया जाएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी, उनको नहीं सौंपा गया। तो वहाँ से एक जो आप परिवारवाद पर हमला कर रहे थे वो भी चीज़
एक दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसकी काट के लिए आपने बना दिया आतिशी को मुख्यमंत्री। और खुले तौर पर, ठीक है, अंदर क्या चल रहा है वो सबको पता है, किसी से बात छिपी नहीं है कि दोबारा जब आप जीत कर आएंगे तो आतिशी को ही मुख्यमंत्री नहीं बनाए रहेंगे। जो व्यक्ति अपने इतना शंकालु हो कि अपने ही साथ के आंदोलन के नेताओं तक को बाहर कर दे रहा हो, वो व्यक्ति किसी को अपनी कुर्सी सौंप देगा? किसी को नहीं पता था, सबको मालूम था कि आतिशी कुछ ही दिन के लिए स्टैंड बाई मुख्यमंत्री ही है, लेकिन आप उस चीज को कह भी रहे हैं सीधे तौर पर। इन सब चीजों ने आम आदमी पार्टी के सरकार में रहते जो उसको नुकसान हुआ, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, वो तो अपनी जगह है। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो नाराजगी लोगों में आई और जो निराशा लोगों को दिखाई पड़ी, उसने सबसे ज्यादा इस हार में, आम आदमी पार्टी की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी, और आप देखिए शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन जो हैं वो चुनाव हार गए हैं, और लगातार आप ये देखिए जो बड़े चेहरे हैं वो हारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक बात है कि जो बड़े चेहरे थे, जिनको लगातार जो नौरतन की एक उन्होंने लिस्ट पूरी जारी की थी, उनमें से ज्यादातर चेहरे यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और अरविंद केजरीवाल खुद हार गए हैं, सत्येंद्र जैन जो हैं वो हार गए हैं, मनीष सिसोदिया हार गए हैं, और सोमनाथ भारती भी शायद हार गए हैं। ये अभी मैं चेक करूंगी, उनकी भी मैंने अभी खबर देखी थी। तो ये बहुत चिंता की बात है ये आम आदमी पार्टी के लिए जयशंकर जी, कि बड़े चेहरे उनके वो अगर हारते हुए नजर आ रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है उनके लिए, क्योंकि ये वो चेहरे रहे जिनके चेहरों पर आपने पूरी दिल्ली का चुनाव लड़ा, उनको आपने कैंपेन करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर भेजा, और उसके बाद अगर स्थिति ये नजर आए कि आप अपना खुद चुनाव हार जाएं। अभी मैं देख रही थी कि कैसे प्रवेश वर्मा बाकायदा तौर पर उनके कार्यकर्ता हैं हजारों की तादाद में, और बीच में वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और क्या उनको इनाम मिलेगा बीजेपी की तरफ से, ये तो देखना होगा। लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक तो हारना, लेकिन दूसरा बड़े चेहरों का हार जाना। सत्येंद्र जैन हार गए शकूर बस्ती से, और जब मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गई थी तो जब मैंने उनसे बात की कि भाई हरियाणा और महाराष्ट्र का मॉडल क्या अगर दिल्ली में अपनाया गया तो आपको डर नहीं है कि आप चुनाव हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा यहां बीजेपी नहीं कर सकती, हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। लेकिन अपनी ही सीट हार गए वो तो। नहीं बुशरा, एक बात तो यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए वो तीनों हार गए चेहरे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन है। तो दिल्ली के लोगों को आप बता नहीं सके कि नहीं हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप गलत लगे हैं। जिस तरह की बातें हो रही थी, जो शराब घोटाला था, शराब घोटाले का जो मेन अक्यूज्ड है उसने बीजेपी के इलेक्टोरल फंड दिया अरविंदो फार्मा कंपनी ने, उसका आदमी फिर वायदामाफ गवाह भी बनाया गया, उसको आप हाईलाइट नहीं कर सके, आप अपने बारे में बता नहीं सके कि आप के ऊपर गलत आरोप लगे हैं। लोगों ने मान लिया कि हाँ जी करप्शन है। दूसरी बात यह है कि आप गिरफ्तार हो गए फिर भी आपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसका भी एक रहा लोगों में कि साहब ये तो बड़ा घमंडी आदमी है। भाई सीधी सी बात है कि आप गिरफ्तारी आपकी हो रही है मुख्यमंत्री की, तो आप रिजाइन कर दीजिए, किसी और को बना दीजिए, स्टाफ का अरेंजमेंट कहिए या जो भी कहिए कि भाई ठीक है इसको बनाइए। तीसरी बात देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री आपने बनाया, लेकिन ये बार बार अनाउंसमेंट कराया, उनसे भी कहलवाया कि नहीं मैं तो टेम्पररी हूं, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी ही होंगे। बीजेपी ने ये बात बड़ी जोर से फैलाई मीडिया के जरिए हर तरफ से कि भाई अदालत का स्ट्रक्चर है कि आप फाइलों पे दस्तखत भी नहीं कर सकते हैं, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे। ये बात बीजेपी लोगों तक पहुंचाने में कारगर रही। तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल तो बन नहीं पाएंगे और आतिशी को ये बनने नहीं दे रहे हैं। कैलाश गहलोत ने रिवोल्ट किया, उसके चलते जो है सारी जाट बहुल क्षेत्र में देख रहा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर जितनी जाट बहुल सीटें हैं सब बीजेपी के खाते में गई, जो पिछली बार सब आम आदमी पार्टी के खाते में गई। इस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, उसका काम नहीं किया। आपको तो बचा लिया जो धर्मनिरपेक्ष वोटर्स हैं, उनको लगा कि जब कांग्रेस या एआईएमएम नहीं बढ़ पाएगी आगे तो वो लोग पलट गए आपके साथ, नहीं तो आपकी सीटें तो हमको लगता है दर्जन भर भी होनी मुश्किल हो जाती। क्योंकि आप देखिए चाहे अमानतुल्लाह हो, चाहे
या मटिया महल हो, चाहे इधर के इलाके हैं, ये बलीमरान हो या सीलमपुर हो या इधर के बाबरपुर का इलाका जो गोपाल जी राय हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने जो बड़े नेता हो गए, 10-11-12 साल की आपकी सरकार हो गई भाई, 12 साल में आप बड़े नेता हो गए, बड़े मंत्री हो गए, लेकिन कार्यकर्ता नहीं रह गए। आप लोगों से कनेक्ट आपका टूटा, अपने क्षेत्रों में आप काम नहीं कर रहे थे, लोगों की शिकायतें बढ़ रही थी और आप उसी ढंग से बिहेव कर रहे थे जिस तरह से कभी कांग्रेस के या बीजेपी के जो बड़े नेता या मंत्री या सांसद का व्यवहार होता है उस ढंग से। लेकिन बीजेपी के साथ फर्क यह है कि उसके साथ आरएसएस नाम की एक संस्था है जिसके पास कमिटेड कार्यकर्ता हैं। जब अगर वहां से फतवा हो जाएगा जारी, नागपुर का आदेश हो जाएगा कि नहीं साहब भिड़ जाना है, जुट जाना है, तो लोग जुट जाएंगे। तो उनके सामने तो वो है, लेकिन आपके पास भाई, आप जिस दिन आपकी पार्टी के 8 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इसका मतलब आपका उनका कोई वैचारिक कमिटमेंट नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई विचारधारा है ही नहीं है। आप जब कह रहे हैं कि नहीं विचारधारा क्या होता है, डिलीवरी सिस्टम होता है, हम डिलीवरी करके दिखाएंगे, उसके नाम पे आपने, जैसे समीर आत्मज कह रहे थे, आपने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे समर्पित लोगों का, शांति भूषण जैसे लोग जो कि मतलब व्हाइट मनी में पैसे दिए थे, आपको चंदे दिए थे, सारा का सारा आपका मुकदमा लड़ते थे, केस लड़ते थे, ऐसे तमाम कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो भी हैं, उनको आपने कहा लात मार के भगा दिया। मतलब ये भाषा है आपकी। तो अहंकार तो आपके अंदर ऐसा कूट कूट करके भर गया, जो बीजेपी में 50 साल में भरा होगा, कांग्रेस में 70 साल में भरा होगा, वो अहंकार आप में 10 साल में, 12 साल में भर गया। तो बल्कि 2 साल के बाद ही आपने कहना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से एक तरह से एलिनेट किया आपने, एक तो विचारधारा से डाइवर्ट किया आपने, डेविएट किया आपने। और दूसरी बात यह कि देखिए, इस बार अन्ना हजारे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अन्ना हजारे आरएसएस और बीजेपी का खेल खेल रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे भाई, अब हम लोग भी उसमें मीडिया के काम में जुटे हुए थे, लगे हुए थे, उनके आंदोलन को भी कवर कर रहे थे, हम लोग को लग रहा था, देख भी रहे थे, आरएसएस वाले सारा खाना पानी से लेकर के पैसा और रुपया सब रामलीला ग्राउंड में पहुंचा रहे थे। अब अन्ना हजारे की प्रॉब्लम ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी उनसे छिटक गए, वो आरएसएस के कैंप में नहीं गए, तो उनकी एक मजबूरी हो गई। आज मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल पे आ गए थे वो, कि वो शराब घोटाला और ये कर दिया, वो कर दिया। भाई बाकी सारे घोटाले हुए, एक निर्भया बच्ची के साथ जो जघन्य बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या हो गई थी, उसको लेके आपने जमीन आसमान एक उठा लिया। हाथरस की बेटी पे आप चुप रहे, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा, भाजपा के लोग उसमें सीधे इन्वॉल्व होते रहे। अन्ना हजारे कभी नहीं आए सामने वो करके कि नहीं महिलाओं पे अत्याचार बीजेपी के शासन में भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप बीजेपी और आरएसएस का खिलौना थे, वो खिलौने की तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया और आपसे कह दिया कि भैया जाओ महाराष्ट्र के किसी कोने में जाके चुपचाप बैठो, तुम्हारी उपयोगिता खत्म हो गई। तो बीजेपी तो यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, उसने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिन बातों पे आप अरविंद केजरीवाल को घेरते रहे हैं, शराब से लेकर के नल जल पानी, साफ पानी, यमुना का शुद्धिकरण, दिल्ली को चमकाना, पेरिस और क्या क्या बनाने वाली बात थी, वो सारा अब आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो बेशरम लोग हैं ना, उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं किया, कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और दिवाली पे मुफ्त रसोई गैस सबको मिलेगा, होली पे मुफ्त रसोई गैस सबको मिलेगा। आज तक तो दिया नहीं। उमा भारती ने तो कहा कि गंगा साफ नहीं होगी तो मैं डुबकी लगा के मर जाऊंगी। उनको ये मौका नहीं दिया, उनको पार्टी से, सरकार से ही किनारे कर दिया, बाहर कर दिया। अब कोई चर्चा नहीं होती है। बनारस में जितनी प्रदूषित गंगा हो गई है, जितना कचरे का पानी बनारस में बहता है जाके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, हजारों हजार करोड़ रुपए इन्होंने डकार लिए गंगा के नाम पे, गंगा की सफाई के नाम पे और शुद्धता के नाम पे। आज तक नहीं बता रहे हैं कि गंगा साफ हुई कि नहीं हुई। यमुना दिल्ली में गंदी है तो मथुरा में साफ क्यों नहीं भाई? अगर हरियाणा से पानी आता है तो दिल्ली में गंदी हो गई तो फिर मथुरा में तो साफ हो जाना चाहिए। आपको तो वहां कोई इंतजाम करना चाहिए, तो वो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो अब इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। अब हालांकि वो कहेंगे नहीं साहब देखो एमसीडी हमारे पास नहीं है, तो 2 साल पहले तो एमसीडी भी आप ही के पास थी। कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटा लिया था आपने? अब कूड़े का पहाड़ आपको हटाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कितने महीने में गाजीपुर हमारा जिस इलाके में हम रहते हैं उसके कूड़े का पहाड़ कब हटेगा, या दिल्ली के अन्य इलाकों में ओखला के पास भी कूड़े का पहाड़ है और जगहों पे है, तो
तो वो कूड़े के पहाड़ कब हट जाएंगे, यमुना कब शुद्ध और साफ हो जाएंगी, जिसमें नहा भी सकें और पानी भी पी सकें राज्य के मुख्यमंत्री। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अब जिस शीश महल को आप मुद्दा बना रहे थे, चुनावी मुद्दा, आपको कहना होगा कि आपका मुख्यमंत्री जो बनेगा वो शीश महल में नहीं रहेगा, उसी मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, सामनाथ मार्ग वाले पे, जिसमें मुख्यमंत्री रहते रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल ने बनाया है उसको आप एक तरह से म्यूजियम बना करके रख देंगे कि साहब एक मुख्यमंत्री ने ऐसा घर बनाया था, हम उसमें नहीं रहने जाएंगे। ये बीजेपी को पहले ही दिन कहना पड़ेगा। जी बुशरा। अधिकारियों के नाम से चिट्ठी जो है वो जारी की गई है और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। दिल्ली सचिवालय में आला अधिकारियों को पहुंचने का निर्देश दिया गया है, सरकारी दस्तावेज और डेटा प्रोटेक्ट करने को कहा गया है। तो आप ये समझिए कि किस तरह से अब बीजेपी जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारियों के नाम से ये चिट्ठी जो है वो जारी की गई है और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चिट्ठी जारी करके अफसरों को बुलाया है। सरकार बदलने के बाद फाइलों की सुरक्षा को लेकर ये चिंता उन्होंने जताई है। यानी कि पूरे तरीके से आप ये देखें कि कैसे अब बीजेपी जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जो सरकारी फाइलें हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनका डेटा और सब कुछ, यानी कि कहानी यही खत्म नहीं होगी। इसके बाद बीजेपी किसी और मूड में क्या नजर आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये चिट्ठी जो है वो जारी की गई है सरकार बदलने के बाद फाइलों की सुरक्षा को लेकर कि फाइलें इधर से उधर ना हो जाएं, उसको लेकर ये चिट्ठी जो है वो जारी की गई है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? जयशंकर जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर अतुल जी आपके पास आ रही हूं। क्या पूछा आपने? दूसरा एक बार फिर से पूछिएगा। जी, मैं कह रही हूं कि ये जो फाइलों को लेकर कि फाइलें सुरक्षित रहें, ये जो चिट्ठी जो जारी की गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी ये चाहती है कि अगर वो जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है अब तो वो जीत ही रहे हैं, सरकार बनाएंगे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी का चिट्ठा वो किस तरह से खोलें? अगर कुछ ऐसा है फाइलों में दर्ज या छिपा हुआ तो उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए? अब इसकी तैयारी बीजेपी शुरू कर दी है। एक तरह से इसे ऐसे देखा जाए क्या? हाँ बिल्कुल, शुरू करना भी चाहिए उनको, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी सरकार बनने जा रही है, उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर फाइलों में कहीं कोई घोटाला घपला मिलता है उस पर एक्शन लेना चाहिए। चाहे जो कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जिसके खिलाफ भी कोई ठोस सबूत मिलता है उनको करना चाहिए। उनको हक है इस बात का, इसमें कहीं तो नहीं है। भ्रष्टाचार का समर्थन कैसे कोई कर सकता है? अगर हम भ्रष्टाचार के मामले में ये तो भाजपा के लोग हैं ना, भाजपा में अगर आरोप लगेगा तो वो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, कभी उस पर एक्शन नहीं लेंगे। जिस मुख्यमंत्री के चलते पूरा मणिपुर जलता रहा, वो मुख्यमंत्री आज भी शांत से घूम रहा है, उनके साथ घूम रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। ये भाजपा की एक अलग कल्चर है। लेकिन आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट लेकर के आए और पार्टी आपने बनाया, आपने नैतिक आदर्श बनाने की। जन लोकपाल की चर्चा तो खूब भूली है ना अरविंद केजरीवाल। जिस जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे और ये लोग मिलकर के बात करते थे, रामलीला मैदान से लेके सब जगह, वो जन लोकपाल कहाँ गया? जो पैरामीटर्स आप दूसरों के लिए सेट करते हैं उस पर आपको खुद अमल करना चाहिए। और अगर आपने अमल नहीं किया, आपने डेविएट किया है और आप अगर करप्शन में इन्वॉल्व रहे तो मेरा एकदम खुला समर्थन है आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर करप्शन किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही बात है कि करप्ट लोग सिर्फ किसी एक पार्टी में हैं, ऐसा भी नहीं है। दूसरी पार्टी जो सत्ता से इतने दिनों पर काबिज है, केंद्र में लगभग 10.5 साल से ज्यादा का वक्त, उनको लेकर जिस तरह के अलग अलग करप्शन को लेकर अलग अलग तरह की चीजें उजागर होती रहती हैं, उनको लेकर कोई कार्रवाई क्या कभी हो पाएगी? ये भी कुछ बड़े सवाल हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार बताने की कोशिश करता है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया, लगातार उन्होंने ये बताया कि ईमानदार और बेईमानों के बीच की ये लड़ाई है। पोस्टर भी उन्होंने जारी किया जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीसरे नंबर पर उन्होंने राहुल गांधी को रखा था, और जिसके बाद से ही राहुल गांधी फिर आक्रामक नजर आए। उससे पहले हमने देखा था कि वो अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने बातें कही, लेकिन उतने उस तरह से आक्रामक नहीं थे वो। लेकिन जब आप किसी को भ्रष्टाचारी ही बता दें और उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसी कैटेगरी में लाकर आप खड़ा कर दें तो जाहिर सी बात है कि फिर उनका जवाब तो मिलना ही था। तो शीश महल से लेकर शराब नीति से लेकर हर चीज पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा। लेकिन जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है वो ये कह दें कि सिर्फ कांग्रेस ने वोट काटे इसलिए आम आदमी पार्टी का ये हश्र हुआ है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत होगी, क्योंकि 23 सीटें आम आदमी पार्टी
पार्टी 23 सीटों पर सिमट रही है, 47 पर भारतीय जनता पार्टी। ये जो आंकड़े हैं ये बदलेंगे, लेकिन कितने किस तरफ बदलते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये अब बिल्कुल तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ और अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा और लग रहा है कि वो 45, अगर उसे नुकसान भी हुआ तो वो 42-45 पर तो रहेगी और हो सकता है कि जो हम आंकड़े देख रहे हैं इससे आंकड़े और बढ़ ही जाएं। और ये भी देखना कि अरविंदर सिंह लवली जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एन वक्त पर उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करके वो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उससे पहले भी वो बीजेपी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। लेकिन इस बार उनको इस लहर का कहीं ना कहीं फायदा हुआ और गांधीनगर से वो अपनी उन्होंने इस सीट पर कब्जा कर लिया है। तो अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से जीत गए हैं, ये अभी देखा जा सकता है। और लगातार आप ये देखिए जो बड़े चेहरे रहे, खासतौर पर जो जेल गए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो सब के सब हारते हुए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। पटपरगंज से अगर अभी बात करें हम अवध ओझा की, तो वो चुनाव हार गए हैं, दूसरे नंबर पर वो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे रहे, जिन पर दाव खेला अरविंद केजरीवाल ने, वो सब यहां पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए हैं, तो अभी पीछे चल रहे थे लेकिन सोमनाथ भारती भी चुनाव हार गए हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ ऐसे चेहरे रहे जिन पर जो बहुत साफ सुथरी जिनकी छवि थी, उनमें से कई चेहरे जिनको टिकट इस बार नहीं दिया गया, जिनके टिकट काटे गए, जिसको लेकर एरिया में नाराजगी थी, वो भी जमीन पर देखी गई। और अभी आप ये देखिए कि अमित शाह ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में झूठ का शासन जो है उसका अंत हो गया है, ये अहंकार और अराजकता की हार हुई है। अब देखिए कह कौन रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। अतुल जी, अमित शाह कह रहे हैं कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हो गया है और अहंकार और अराजकता की हार हो गई है, कह कौन रहा है? ठीक है, जाहिर सी बात है, अमित शाह तो ये कहेंगे ही कहेंगे। और झूठ कौन बोलता है, क्या बोलता है, ये अब कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी जीतती है वो इस तरह के बयान तो देती है कि किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। लेकिन जहाँ तक जयशंकर जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जो तमाम फाइलें हैं वो खुलेंगी आने वाले वक्त में, और वो खुलनी भी चाहिए। और जहाँ तक आपने ये कहा कि भाई क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार बड़ी दूध की धुली हुई है, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं होते, तो सवाल तो वहाँ भी है। लेकिन उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए पहले आपको उस सत्ता को एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रही हूँ, एक ब्रेकिंग में दे दूं कि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से वो भी चुनाव हार गए हैं। यानी कि जो भी बड़े चेहरे जो मैं बार बार बता रही हूं, और सौरभ भारद्वाज जिनकी बहुत अच्छी छवि, जिनको लोग वहां पर पसंद करते थे, और लग नहीं रहा था कि उनके लिए इतनी बड़ी कोई एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थी वहां से वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो लेकिन ये कह सकते हैं कि लहर तो नहीं, लेकिन जो एक तरह से बीजेपी के पक्ष में एक हवा कुछ बहती हुई नजर आई, वो उसका फायदा यहां पर बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स को होता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं, यानी कि तमाम बड़े चेहरे आतिशी के अलावा यहां पर चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, हार गए हैं या मैं कहूं। जी अतुल जी, चुनाव तो देखिए क्या है, जो चेहरे आम आदमी पार्टी के मीडिया में खूब नजर आए इस बीच में, आपने देखा ही होगा, चाहे इन लोगों के जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ही मोर्चा संभाला था, और संजय सिंह ने, तो संजय सिंह तो चले गए राज्यसभा, चलिए आतिशी बन गए मुख्यमंत्री, और आतिशी की कम से कम पर्सनल इमेज थोड़ी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी सीट बचा ली। लेकिन रही बात सौरभ भारद्वाज की या बाकी दूसरे अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सबकी, तो इनका हारना कोई बहुत ताज्जुब नहीं पैदा करता, इसलिए क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आम लोगों के दिमाग में इनकी जो छवि बनती जा रही थी, और
जो भ्रष्टाचार को लेकर के ये घिरे थे, इसलिए वो बहुत कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है इनका हारना। तो ये तो होना था, ऐसा लगता है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अगर जीत जाते तो कहा जाता कि भाई देखिए जनता की हवा हमारे साथ है, और हार गए तो अब ये इस पे भी कई सवाल उठेंगे कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, ये किया। ये तो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अब जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तो यहाँ दिल्ली की स्थिति बहुत साफ हो चुकी है, अब इसमें कहीं इस पे बहस करने की ज़रूरत है नहीं कि कौन जीत गया कौन हार गया। सरकार बीजेपी की बन रही है, ये बात साफ है। और अब आने वाले वक्त में इन पार्टियों का क्या होगा, कैसे वो अपनी रणनीति बनाएंगी, ये तो वो तय करेंगी। लेकिन यहाँ की सरकार कैसे चलेगी, यहाँ की जनता को यानी दिल्ली की जनता को इस सरकार के आने का क्या फ़ायदा मिलेगा, या जो डबल इंजन की सरकार की बात जिस तरह से कही जाती है, क्या वो विकास के जो दावे किए जाते हैं वो अब ज़मीन पर उतरेंगे। जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं कि मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी तो शिक्षा का महानायक मानती है कि जाने उन्होंने क्या कर दिया, तो अब क्या करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, किस तरह से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं उसको क्या नया रूप देंगे, ये सारी चीज़ें आम लोगों के दिमाग में हैं। और पूरी उम्मीद भी लोग लगाए बैठे हैं कि भाई ये लोग बार बार ये दावा करते हैं कि अगर दोनों जगह अपनी सरकार होगी तो हम पूरी क्रांति कर देंगे और दिल्ली का नक्शा बदल देंगे। तो देखिए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो, लेकिन ये सियासत है और सियासत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और कोई कमज़ोर होता है, कभी कोई उठ जाता है, कभी और कोई कभी किसी का मोहरा बन जाता है। जैसे जयशंकर जी कह रहे थे अन्ना हज़ारे की बात, या फिर आम आदमी पार्टी के उदय की जो बात है, अरविंद केजरीवाल की बात, कि किस तरह से बीजेपी यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स या संघ परिवार या पॉलिटिक्स अपनाती रही है। और ये कोई आज नई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे किरदार सियासत में खड़े किए जाते रहे हैं जो वक्त पे काम आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये तो है। और दिल्ली की जो ये चुनावी नतीजे जो इस समय नज़र आ रहे हैं, फ़िलहाल हम आम जनता की तरफ इसका रुख करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका नतीजा आम जनता को क्या मिलता है और क्या इससे फ़ायदा होता है। रही सियासी पार्टियों की बात, तो वहाँ आरोप प्रत्यारोप, आत्मनिरीक्षण, आत्मालोचना या एक दूसरे पर छींटाकशी, ये सब तो चलती रहेगी। जी बिल्कुल। और अमित शाह का जो पूरा ट्वीट है वो एक बार मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता है। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है। दिल्ली में मिली इस भव्य जीत के लिए आप अपना दिन रात एक करने वाले बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को हार्दिक बधाई देता हूं। चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनधिकृत कॉलोनी वासियों का स्वाभिमान हो, या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हो, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी। उन्होंने इससे पहले ये ट्वीट किया था कि दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है, ये अहंकार और अराजकता की हार है, ये मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादों को पूरा करके दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। यानी कि ये देखा जाए तो एक तरह से उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि केंद्र में तो उनकी ही सरकार है और तमाम सांसद जो हैं वो उनके हैं। अगर एमएलए फंड होता है तो सांसदों की भी निधि होती है, और एलजी के जरिए सत्ता चलाई जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहां पर एनडीएमसी से लेकर तमाम जो है वो केंद्र के अंडर आते हैं। तो जितने जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है इन तमाम चीजों के लिए, उससे ज्यादा जिम्मेदार है बल्कि बीजेपी। और आप ये देखिए, एक लंबे वक्त तक शासन रहा एमसीडी का,
भारतीय जनता पार्टी का एमसीटी पर कब्जा रहा, तब उन्होंने दिल्ली को क्या बनाया और किस तरह से और कहां खड़ा किया, यह भी एक सवाल है। अब आप जीत गए हैं तो जाहिर सी बात है ये तमाम बातें आप कहेंगे कि, लेकिन दिल्ली वाले को ये सवाल जरूर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए और पूछा जाना चाहिए। जयशंकर जी, जो अमित शाह बड़ी बड़ी बातें जो गढ़ रहे हैं, क्योंकि जुमला गढ़ने में वो माहिर हैं, इसी तरह की बातें कहेंगे, अब उनके हौसले 7वें आसमान पर होंगे, एक के बाद एक उनकी 3 जीत हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर और तब की बात करें तब एक 1-1 पर निपटा था, यानी कि एक पर इंडिया गठबंधन और एक पर बीजेपी, फिर उसके बाद एक पर इंडिया गठबंधन और एक पे बीजेपी, यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र, और वहां पर उनकी एनडीए जीता था, ना कि अकेले बीजेपी। लेकिन दिल्ली में ये उनकी जीत है क्योंकि सिर्फ 2 ही सीटें उन्होंने अपने सहयोगियों को दी हैं, तो जाहिर सी बात है उनके हौसले जो हैं वो आसमान पर होंगे। क्या इसका असर बिहार पर भी देखने के लिए मिलेगा और इंडिया गठबंधन की स्थिति फिर क्या होगी? अब वही देखना यही है कि अपोजिशन, देखना यही है बुसरा कि अपोजिशन को सद्बुद्धि आती है कि नहीं आती है। अगर उसी ढंग से लड़ना है बिहार में भी जाकर के कि हमको इतनी सीटें नहीं मिलेगी तो हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को जो सबसे बड़ा रोग है वो अपनी रैलियों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, बूथ मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं करते हैं। उनकी रैलियों में भीड़ जम जाती है और मीडिया का एक हिस्सा जो है नरेंद्र मोदी की रैलियों को दिखाएगा, खाली कुर्सियां हैं, खाली मैदान है, खाली कुछ है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उनके कार्यकर्ता किस ढंग से बूथ मैनेजमेंट के काम में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह जी का ट्वीट है, अब इनका तो वही है कि जीते तो फिर मोदी जी, हारे तो फिर वहां के लोकल लोग। इसी दिल्ली में लगातार उनके पन्ना प्रमुख उड़ जाते थे और आम आदमी पार्टी सरकार बनती थी और भाजपा 3 सीट और 8 सीट पे सिमट जाती थी। तब एक बार भी नहीं कहा कि साहब मोदी जी के कारण हार गए, क्योंकि ज्यादातर प्रचार तो तब भी मोदी जी ही करते थे, तब भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता था। या झारखंड में हार गए तो एक बार भी नहीं कहा कि मोदी जी ने इतनी रैलियां और जा लगा के कहा कि भैंस खोल ले जाएंगे और आपकी बेटी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, ये सारे भाषण किए, उसके बावजूद भी झारखंड हार गए थे। तो ये देखिए मुश्किल क्या है कि हमारा मीडिया सवाल सिर्फ अपोजिशन से करता है। कभी भी देखिएगा बीजेपी 5 साल में अगर कुछ भी काम नहीं करेगी दिल्ली में, हमारा मुख्य धारा का मीडिया एक बार भी अमित शाह जी से नहीं पूछेगा या उस राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं पूछेगा कि भाई साहब जमुना साफ क्यों नहीं हुई, कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं हटे, पानी घर घर में साफ मिला कि नहीं मिला, बिजली का रेट। हमको डर लग रहा है कि कहीं यहाँ अडानी साहब आ जाएंगे, बिजली का काम लेकर के अपना बिल बनाना शुरू कर देंगे, तो इसमें इस तरह की चीजें भी होंगी। लेकिन वही है कि मीडिया जब तक सवाल नहीं करेगा, और बीजेपी को लगता है कि हम तो प्रसन्न, हम चाहे झूठ बोले तो ही मान लेते हैं सच। लोग, हमारे पास तो भक्तों की बहुत बड़ी फौज है और मीडिया उसमें हमारा माध्यम बन जाता है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग तो सवाल करते रहेंगे, हम पूछेंगे कि भाई आपने जो जो बातें कही हैं, सड़कें एकदम सुंदर हो जाएंगी, विश्व का नंबर 1 शहर पेरिस लंदन के से भी आगे निकल जाएगा, प्रियंका गांधी के गाल की तरह से सड़कें बन जाएंगी, जैसा ये भिदोड़ी बोल रहा था बदतमीज। तो इस तरह की बातें अगर करने वाले लोगों को तो आपको बताना होगा कि आपने क्या किया, आपने क्या परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं तो दिखाना ही पड़ेगा ना। और बिहार के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि देखिए वहां तो बीजेपी का गठबंधन मजबूत है ही है, नीतीश कुमार ढुलमुल यकीन लोग हैं, लेकिन वो हैं तो उधर ही रहेंगे, अभी तो उनका कोई ये नहीं है। अगर कांग्रेस और आरजेडी, अभी भी 5-6 महीने का समय है इनके पास, अगर जमीन पे जाकर के जुड़ते हैं, CPI-ML है, CPI कम्युनिस्ट दल है, और अगर कांग्रेस का अहंकार उसी तरह का रहा तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में भी कहते हैं भाई ठीक है आप अलग से अपनी पार्टी लड़ लीजिए चुनाव और हम अलग से लड़ लेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा ना होने पाए, इस देश में फिर से एक बात थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाए और कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग अपना राग अलापते रहे। तो जहां जहां सरकार में हो तो ठीक है सरकार चलाएंगे, लेकिन ये बात देखिए कांग्रेस की लीडरशिप को है कि आपको इंडिया अलायंस को लीड करना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप हाँकने की बात सोचेंगे कि हम हाँक देंगे, हम जो तय कर लिए उसको लोग फॉलो माई लीडर, ये नहीं चलने वाला है, ये आज आपकी हैसियत नहीं है। ठीक है लोकसभा के चुनाव में आपकी सीटें बढ़ गई, अच्छा हो गया, लेकिन उसको आगे बढ़ करके आपको और लीड करना चाहिए था, तो लेकिन आप उसमें फेल कर गए, नहीं कर पा रहे हैं आप।
तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पे है, इंडिया अलायंस की एक बार फिर से मीटिंग करे और सब आपस में खुले मन से कि किसने क्या गलतियां की, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे गोवा में हो, सब पे चर्चा हो। भाई एक बार बात तो करेंगे ना। और दूसरा है कि कांग्रेस को, मैं राहुल गांधी को खास तौर से कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी में जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे कहो हाथ जोड़ के कि सर आप लोग गाइड करिए, मार्गदर्शक बन जाइए, पार्टी को गाइड कीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, अब थोड़ा आराम कीजिए। अब नए लोगों को, नए चेहरों को आगे आने दीजिए। नए चेहरे फेल भी करेंगे तो एक बार फेल करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा मैंने सुना कि जो उनके जिला अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि साहब 60 साल से ऊपर का कोई नहीं होगा। और कांग्रेस उसी में झूल रही है, वही कमलनाथ, वही दिग्विजय सिंह, वही सारे के सारे लोग पुराने पुराने लोग बड़े हैं। तो इससे आपको कहीं ना कहीं, अच्छा दूसरा यह है कि जो बातें राहुल गांधी बोलते हैं उस पे इंश्योर करना होगा कि उनकी पार्टी के संगठन में, उनकी सरकारों में जहां जहां है उस पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको उनको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप खाली मोहब्बत की दुकान लेके घूमते रहेंगे, कोई नए नैरेटिव्स लेकर के आने पड़ेंगे, क्योंकि वो सब पुराना हो रहा है और उसका कहीं असर तो उस ढंग से दिख नहीं रहा है। आपकी पार्टी में, आपकी सरकारों में अगर उस ढंग से दिखे, अलग दिखाई दे, तब तो बात समझ में आती है। अगर रेवंत रेड्डी भी अडानी से ही सारे काम कराएंगे, भूपेश बघेल वही करते थे, अशोक गहलोत वही करते थे, तो फिर फर्क कहां से लगेगा? फर्क तो आपको दिखाना होगा कि हम बीजेपी से इस मामले में फर्क है, अलग है जी। इसलिए जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जी। बिल्कुल, ये उनको दिखाना होगा। और इस बीच मैन ऑफ द मूवमेंट हम कह सकते हैं प्रवेश वर्मा को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं अपनी जीत के बाद, एक बात सुनते हैं। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो उसका श्रेय, जीत का श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी में इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है और उनको देना ही पड़ेगा और गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। और अभी तो तय भी नहीं हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को हराया है प्रवेश वर्मा ने, तो जाहिर सी बात है उनके पिता मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, तो उनका नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए और बीजेपी में क्या होता है, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, अब वहां पर्ची से नाम जो है वो डिसाइड होते हैं। रबर का गुड्डा उनको चाहिए होता है, जो जिस तरह से चाहे वो डुगडुगी हिलाएं और वो बस हिलता हुआ नजर आए। वैसे ही लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पसंद हैं, तो क्या उस फहरिस्त में इनका नाम आता है, या फिर सुषमा स्वराज की बेटी जो है बांसुरी, वो इसमें किसी तरह से बाजी मारती हैं कि एक महिला को हमने बना दिया। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जिस पर मोहर लगती है। और हमेशा की तरह जब जीत होगी तो उसके बाद नरेंद्र मोदी अवतरित होंगे, 7 बजे वो दफ्तर जाएंगे और वहां पर फिर से वही मोदी मोदी के नारे हमें लगते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है 26 साल के बाद दिल्ली में वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और अगर हम ये देखें तो जब भी जीत होती है, चाहे मेहनत किसी की भी रही हो, लेकिन चुनाव दिल्ली का नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, क्योंकि यहां पर कोई और बड़ा चेहरा उनके पास उस तरह से नहीं था। क्या उसी का फायदा उनको हुआ, ये एक बड़ी बात है। और अगर नहीं भी उनके चेहरे पर लड़ा जाता है तब भी श्रेय तो नरेंद्र मोदी को ही दिया जाता है, और अगर हार जाते हैं तो फौरन उनकी तस्वीर हटाकर जेपी नड्डा की तस्वीर लगा दी जाती है। और अब तो खैर 26 साल का
सूखा एक तरह से खत्म हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर इसका क्रेडिट दिया जा रहा है, चाहे वो अमित शाह हो या फिर प्रवेश वर्मा हो, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए आत्मचिंतन की घड़ी जरूर है कि उनके तमाम बड़े चेहरे क्यों अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। खुद अरविंद केजरीवाल ये भाप गए थे कि फिजा उनके खिलाफ है, जो हवा है वो उनके खिलाफ चल रही है, लेकिन क्या उनको वाकई में इतना अंदाजा हो गया था कि वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे? और अपनी ही नहीं, जो उनके साथ यानी कि सेकंड लीग के जो तमाम नेता हैं, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन से लेकर मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, जो लगातार जिनके चेहरे मीडिया में चमकते रहे, वो भी अपनी सत्ता नहीं बचा पाएंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। इसकी क्या आशंका थी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम दिल्ली में लोगों के बीच लोगों से बात करने जाएं तो लोग आपको गलियों में, स्ट्रीट्स पर आपको बहुत नजर आएंगे, लेकिन बोलने वाले चंद ही नजर आते थे। लोग खुलकर बहुत कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए ये कह पाना कि एकदम किधर जा रहा है ये चुनाव थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन शुरू से ये लग रहा था कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, ये शुरू से लग रहा था। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर से उठाया। जो मुद्दे उन्होंने बनाए, उसका एक नैरेटिव जो एक सेट किया, उसका फायदा उनको मिला। चाहे वो शीश महल की बात सही, चाहे शराब नीति की बात सही, टूटी सड़कें, गंदी गलियां, उफनती हुई नालियां, चाहे यमुना की बात हो, ये सब कुछ मुद्दे बनाए गए। और इसका कहीं ना कहीं जो एक फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया और उसका भी क्या फायदा मिला है? क्या वाकई में आज के दौर में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं जयशंकर जी कि जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो उतने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने यहां पर करने की कोशिश नहीं की। बहुत संभलते हुए भाषण दिए गए, हालांकि कटोगे बटोगे की बात की गई, उस तरह के पोस्टर्स लगाए गए, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे दिल्ली का चुनाव देखें तो वो उस तरह से नहीं किया गया जैसे हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा था। यकीनन बुशरा सही कह रही हैं आप, उस ढंग से नहीं किया गया। हालांकि जिस तरह से रवि नेगी ने जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले थे उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, वो कहा कि अपना नाम लिखो, अपना धर्म लिखो, ये सब क्यों? तो एक मैसेज तो देने की कोशिश। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो मंच से कही जाती हैं, लाउड स्पीकर से कही जाती हैं, ट्विटर और उसके बयानों से कही जाती हैं, कुछ चीजें कनफुकवा तंत्र के जरिए कही जाती हैं। तो वो काम उनका वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि दिल्ली के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने कट्टरपंथी ताकतों को परास्त करने की कोशिश की, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहिदा मुसलमीन हो या फिर और लोग हों, आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं, उनसे दूर रह करके कम से कम सेकुलर जमात को वोट किया उन्होंने, और बड़े पैमाने पर किया। तमाम सीटें जैसे हैं उसका एक फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। जितना बदनाम करने की कोशिश की गई अमानतुल्लाह खां को, जितना MIM को लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, चाहे वो मीडिया के जरिए, चाहे जो भी रहा हो, या ताहिर हुसैन को जिस तरह से दूसरी तरफ से हमलावर के दंगे का दोषी घोषित करके ने प्रचारित किया और लगा कि साथ मुसलमान के साथ जाएंगे और वो जीत जाएंगे चुनाव, या हर बात देंगे बीजेपी जीत जाएगी। तो ये सब बातें नहीं हो पाई हैं। लेकिन आज भी आप देखिए तो बीजेपी के पास और कुछ है नहीं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरपंथ, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। भाई अरविंद केजरीवाल की मैं बार बार कहूंगा, इसके लिए कभी भी माफ करने की स्थिति भी नहीं होगी कि आपने दिल्ली में उनकी विफलताओं को सामने नहीं रखा। आपकी क्या क्या फाइलें थी, आपकी क्या क्या योजनाएं थी जिसपे LG लेके बैठ गए, या दिल्ली पुलिस ने क्या किया, या केंद्र सरकार ने क्या किया, या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नियुक्तियों में अधिकार, नियुक्तियों और ट्रांसफर में अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को, LG को ही रहेगा। तो ये सारी बातें थी, तो आप वो सब बनाई, अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए, और ये नहीं पूछा कि भाई DDA ने कौन सी स्कीम ऐसी बनाई जिससे दिल्ली का चेहरा चमक जाए, NDMC में ने क्या ऐसा काम कर दिया जिससे लगेगा कि लुटियन जोन बहुत अच्छा हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। या जब तक आप 8 साल तक MCD में 10 साल 15 साल थे, उसमें भी आपने क्या किया? कूड़े का पहाड़ एक दिन में तो नहीं बड़ा होगा।
2 साल में तो नहीं बना होगा, यमुना 2 साल में तो गंदी नहीं हुई होगी। तो ये सारी चीजें आपको पूछना चाहिए था, उस पर उनको घेरना चाहिए था। लेकिन ये तो ऐसा अहंकार में थे, इनको लग रहा था कि साहब हम तो विक्टिम कार्ड हमारा चल जाएगा, हम जेल से आए हैं छूट करके, लोगों का समर्थन हमारे साथ जुड़ जाएगा, ये होगा। वो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले में आपको लोगों ने माना। जिस ढंग से अब सवाल है कि भाई उत्तर प्रदेश में शराब के ठेके नहीं खुल रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बिक रही है क्या? हरियाणा में शराब नहीं बिक रही है क्या? राजस्थान में शराब नहीं बिक रही है क्या? लेकिन दिल्ली में जो किया तो उसको लेकर आपने बना दिया। शराब निर्माता कंपनी से पैसे लेती है भारतीय जनता पार्टी, और गुनहगार बताए जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और आप उसकी कोई काट नहीं कर पाते, नहीं काट कर पाते हैं तो जनता में मैसेज गया। इसलिए जो तीनों चारों सीटें जो हारे हैं ये अब मुश्किल है कि इनकी चपेट में, हालांकि बहुत कम वोटों से आ रहे हैं, केजरीवाल भी बहुत कम वोट से हारे हैं, और सिसोदिया तो मेरे ख्याल से 500-600-700 वोट से ही हारे होंगे। सौरभ भारद्वाज जैसा चेहरा जो आम आदमी पार्टी का सबसे बढ़िया चेहरा था, वो चुनाव हार रहे हैं। सोमनाथ भारती इतना काम किए थे अपने इलाके में, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। तो लेकिन वहीं पे गोपाल राय जैसे लोग चुनाव जीते ना। तो आपका अगर पब्लिक के साथ कनेक्ट अगर बना हुआ है, पब्लिक से जुड़ाव आपका बना हुआ है, तो आपको जीतने में समस्या नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें होगा। अब 10-12 सालों में अगर आप भी वही भाजपा और कांग्रेस के चिन्हों पे चलने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपको खारिज करेंगे ही करेंगे, और यही इस बार हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और यही इस बार हुआ है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, और आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो औंधे मुंह गिर गए हैं आम आदमी पार्टी के, ये साफ तौर पर दिख रहा है। जिनको एक तरह से चेहरा बनाकर पूरी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, वो तमाम बड़े चेहरे अपनी सीट बचाने में भी नाकाम रहे, ये दिख रहा है। और ये साफ हो चुका है, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, और अवध ओझा, ये तमाम वो चेहरे जो एक तरह से जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें ये तमाम चेहरे शामिल थे, वो सब के सब अपनी सीट बचाने में भी कामयाब नहीं रह पाए हैं। ये जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय है। और ये साफ तौर पर ये अगर हम देखें नई दिल्ली की सीट पर देखें तो जितने मतों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं, लगभग उतने ही मत हम संदीप दीक्षित को मिले हैं। तो यहाँ पर हम ये कहें ना कहें, ये एक अजीब सी ये बात है कि क्या उनकी वजह से वो हार गए, या फिर उन्होंने क्या अपना बदला ले लिया, उनकी माताजी जिस तरह से हारी थी, क्या उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात रही, क्योंकि एक तरह से दिल्ली की में भ्रष्टाचारी एक तरह से शीला दीक्षित को पेश किया था अरविंद केजरीवाल ने, और किस किस तरह की बातें कही थी, और जीतने के बाद वो एक भी आरोप शीला दीक्षित पर साबित नहीं कर पाए थे। तो ये आप ये देखिए कि उसका सिला क्या उनको एक तरह से मिला है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की पूरी लड़ाई को लेकर उन्होंने झंडा बुलंद किया था, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई में ही लिप्त होकर वो हार गए अपना ये चुनाव, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। जी जयशंकर जी। नहीं, एक जो मतों का प्रतिशत जो दिखा रहा है चुनाव आयोग जी, उसमें आम आदमी पार्टी को 43.58 मिल रहा है, और बीजेपी को 46.16, यानी 3% से भी कम की बढ़त है। और कांग्रेस का 6% वोट है। कांग्रेस को पिछली बार 4% वोट मिला था, इस बार जो 6% से ज्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा 6.37। तो ये वोट अगर उधर रहते तो शायद हो सकता कि रिजल्ट कुछ और होता, कि मत प्रतिशत तो लगभग बराबर है, लेकिन सीटें डबल से ज्यादा हो गई बीजेपी की। 22 अगर आम आदमी पार्टी के है, उनकी 48 हो गई, तो 22 44 होता है ना, डबल कर दिया, उससे भी ज्यादा सीटें हो गई। तो मत प्रतिशत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मतदाताओं का जो ये रहा है हिस्सा, रुझान, वो तो आम आदमी पार्टी के साथ रहा है रुझान, लेकिन वोट बट गए आपके कहीं ना कहीं। अच्छा, बीजेपी ने जो सीटें बांटी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार तो हार गया, पता नहीं जनता दल यू के उम्मीदवार का क्या हुआ है वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो देवली की सीट या वो भी शायद हार गए हैं, वो भी हार गए। तो अब कह सकते हैं बीजेपी के लोग कि भाई अगर हम उनको नहीं देते तो हमारी 2 सीट और बढ़ जाती, ये भी उनकी बात हो सकती है। तो इस तरह का रहा है ये।
मतदाताओं का रुझान अभी भी आम आदमी पार्टी से पूरी तरह हटा नहीं है और लगभग बराबर 2-2.5% का डिफरेंस, कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कई बार जब मत विभाजन हो जाते हैं तो उसमें जो है ये इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं। जी बुशरा जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी को अब तक जो नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर जीत डिक्लेयर होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी बहुत कम सीटें जहां पर जीत जो है डिक्लेयर की इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें आप ये देखिए कि सुबह में या आपसे कुछ देर पहले गैप अच्छा खासा था, लगभग 10 से 11% का था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अब ये गैप जो है वो नैरो हो गया है। ये जो गैप है अब आप ये देखिए कि 43.57% यानी कि 43.57% आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं और पिछली बार लगभग 52% था। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को लगभग 6.39% तक उसको वोट मिले हैं, जो कि उसका 4-4.5% था पिछली बार। और बीजेपी की बात करते हैं तो 46.17% उसको वोट मिले हैं अभी तक। इसमें बदलाव होगा, अभी फाइनल टैली रात तक आएगी या हो सकता है और वक्त लगे जब ये पता चले कि आखिर कितना वोटिंग परसेंटेज फाइनल रहा। लेकिन 38% भारतीय जनता पार्टी का वोट था पिछली बार की, अगर हम बात करते हैं 2020 की, जिसमें उसने अच्छा खासा उछाल करके 40 से भी ज्यादा पर वो यहां पर पहुंच गई है 46.17% पर। तो ये कह सकते हैं कि दोनों की अगर परसेंटेज की डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वोट जो है